कंपेयर करो दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। अंडरवर्ल्ड, रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहां नहीं था। क्या था? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं। लियारी इलाके को मैं मुंबई के इससे कंपैरिजन भी नहीं कर पाता डोंगरी से। क्यों? जब चौधरी असलम साहब ने उसको रेड किया था और उसको मारने की कोशिश की थी, 8 या 9 घंटे एनकाउंटर चला था। उस समय इनके पास में अधिकतम जो है LMG थी, लाइट मशीन गन, पुलिस के पास। उनके पास से साला RPG सामने से आ रहे थे। कितना डिफरेंस हुआ दोनों में, पैसे में, पावर में? काफी। दाऊद इब्राहिम पैसे के मामले में तो रहमान डकैत से काफी ऊपर है। मेरा एक मोटा मोटा अंदाज है 20 लाख करोड़ के आसपास का तो मालिक होगा वो। करीब 40-42 देशों में उसका फुटप्रिंट है, उसके लेजिटिमेट बिजनेस हैं। इन लोगों की स्टोरी में एक और प्लेयर था, खनानी ब्रदर। पूरा का पूरा जो फेक करेंसी का कारोबार है, ये दोनों भाई मिलकर के ही चलाते हैं। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ करीब 2000 करोड़ की इंडियन फेक करेंसी होती ही है और वो धीरे धीरे इंडिया में आता रहता है। ये बहुत बड़ा है आज भी बिजनेस। हाँ, करीब आप समझिए कि साल का 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के आसपास की फेक करेंसी इंडिया में पंप की जाती है। Why are we not able to catch them? चूंकि वो सारी करेंसी जो है पाकिस्तान की एक बैंकनोट कंट्री में छपती है, तो हमारे जो टोटल 22 सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें से 17 वो लोग तोड़ चुके हैं। तो वो इतनी बेहतरीन प्रिंट होती है, इवन बैंक ऑफिशियल्स भी उसको कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते या पकड़ पाते। पार माफिया कितने करोड़ की इकोनॉमी थी? करीब 1 लाख करोड़ की। सिर्फ बॉम्बे में शराब खाना जितने पैसे का नहीं है, उससे ज्यादा पैसा जो है न्यौछावर में आने लग गया। कितना पैसा उड़ने? उस समय में मतलब दिन का 2-2 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता था सोनिया महल में। और अगले 10 साल के अंदर मुंबई में कम से कम 2000 डांस बार। और एक वक्त ऐसा आया, ग्रांट रोड का जो टोपाज बार है वो मुंबई का सबसे बड़ा डांस बार बना, जिसमें कि एट वन पॉइंट जो है वो 500 से 600 लड़कियां होती थी, जिसमें से 200 से 300 लड़कियां फ्लोर पे हुआ करती थी। 3 मंजिल का बार होता था। हर देश में अपना अपना माफिया पैदा हुआ है। रशिया में अपने माफिया गैंग्स हैं। जापान में याकुजा गैंग जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड गैंग माना जाता है। अभी भी है। उनके पास में अपनी एविएशन इंडस्ट्री है, कंपनी है, उनके पास में होटल चेन्स हैं। उनको बिल्डिंग को थ्रेट देनी है तो वो देते हैं कि साहब हम आपकी पूरी बिल्डिंग बॉम्ब कर देंगे। और गलती की सजा जो है अंगूठा काटने वाली होती है, खुद को काटना होता है। और अगर किसी ने बगावत की है उसकी सीधी सजा मौत है। और मौत ये होती है कि आपको चाकू दिया जाता है, आपको उससे हराकिरी करनी है या सुसाइड करना है। दुनिया में अभी सबसे डेंजरस माफिया कौन सा होगा? घर शिफ्ट करना बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। सामान पैक करने से लेके उन्हें सेफली नए घर तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसीलिए आई रिलाई ऑन पोर्टर, पैकर्स एंड मूवर्स, जो आपकी पूरी शिफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे वो सेफ प्रॉपर पैकिंग हो या स्मूथ एंड प्रोफेशनल लोडिंग अनलोडिंग। उनके ट्रेन पार्टनर्स अनपैकिंग से लेकर असेंबली तक हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। 13 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ ने इनकी 4.8+ रेटेड सर्विस पर ट्रस्ट किया है। पोर्टर, पैकर्स एंड मूवर्स एक सेफ, सीमलेस एंड टेंशन फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। अब आते हैं हम आज के गेस्ट पर, एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंडिया के अंडरवर्ल्ड को डीपली समझा और स्टडी किया है, क्राइम जर्नलिस्ट एंड ऑथर विवेक अग्रवाल। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे फेक करेंसी का सर्कुलेशन कैसे होता है, स्लम में गैंग्स कैसे ऑपरेट करती है, पूरे वर्ल्ड की अलग अलग स्लम्स कैसे ऑपरेट करती है, उनका माफिया कैसे ऑपरेट करता है, हाउ डज द ब्लैक इकोनॉमी वर्क, और दाऊद एंड रहमान डकैत की राइवलरी की रियलिटी क्या थी। दिस एपिसोड इज डिलीवर्ड बाय अवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर। ये एंड तक जरूर देखिए एंड टू नो मोर अबाउट पोर्टर क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैंने आपका एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे आप रहमान डकैत की बात कर रहे थे और आपने उसमें ऐसा बोला कि रहमान डकैत दाऊद इब्राहिम से बड़ा था उस टाइम में। What do you mean by that? कंपेयर करो दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। दाऊद इब्राहिम ने जो भी काम किए हैं वो सारे काम हिंदुस्तान में खास तौर से वो जिस स्तर पे किए हैं उसका मुकाबला अगर करने जाएंगे रहमान डकैत के साथ में तो अलग बात है। लेकिन कराची में रहते हुए अगर दाऊद की और उसका हम वो करने जाएंगे तो कराची में दाऊद इब्राहिम भले ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो,
भले ही पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही डिफेंस और आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो, रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहाँ नहीं था अंडरवर्ल्ड में। दाऊद के साथ में वहाँ के अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग जुड़े हुए थे, है ना, भोला था साथ में, और भी कई लोग थे जो स्मगलर्स थे और ये सब थे, और उन लोगों के ज़रिए वो वाया कज़ाकिस्तान जो है इसका ब्लड डायमंड्स का काम भी करता था। दूसरा ये स्मॉल आर्म्स का बड़ा कंसाइनमेंट्स का काम किया करता था दाऊद। लेकिन जो कद और जो खतरनाक मतलब ग्रुप रहमान के पास था बलोच लोगों का, वैसा इन लोगों के पास तो बॉम्बे में भी कभी नहीं रहा। क्या था ऐसा? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं, जिहादी नहीं बोलते हैं उनको, वो लड़ाके हैं, जंगजू हैं, और वो इस हद तक चले जाते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लियारी इलाके को मैं मुंबई के इससे कंपैरिजन भी नहीं कर पाता, डोंगरी से जमीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? अरे हमारे यहाँ तो साला 9mm पिस्टल इस्तेमाल कर ली, बहुत ज़्यादा हुआ तो AK-47 चला ली। वो लोग तो साले MP4 और पता नहीं कौन कौन सी तो गन्स रखते हैं। जब चौधरी असलम साहब ने उसको रेड किया था और उसको मारने की कोशिश की थी, 8 या 9 घंटे एनकाउंटर चला था। उस समय इनके पास में अधिकतम जो है LMG थी, लाइट मशीन गन, पुलिस के पास, ATS के पास। उनके पास से साला RPG सामने से आ रहे थे। रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड्स हैं वो सामने से आ रहे थे। एक डिफेंस की जो स्ट्रेंथ होती है उस तरह की स्ट्रेंथ में वो लोग लड़ रहे थे लियारी जैसे इलाके में। हाँ, और लियारी कहाँ है? विद इन द कराची है ना। कराची से मतलब जैसे मुंबई से आपका पठानवाड़ी कितना दूर है, उतना भी दूर नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? डिफेंस का नहीं है, सिस्टम का नहीं है, कंट्रोल उस पर रहमान डकैत का है। रहमान डकैत के पहले एक और बंदा था, वो कंट्रोल करता था, उसके जाने के बाद में रहमान डकैत का हुआ। रहमान डकैत जैसा आदमी अगर नूरा को उठा करके ले जाता है, टॉर्चर करता है, मार देता है, और दाऊद या उसकी टीम कुछ नहीं कर पाती। नूरा उसका भाई दाऊद का। ओके, तो रहमान डकैत ने दाऊद के भाई को उठा लिया। हाँ, एक कहानी जो कही जाती है, जो मतलब मुझे मेरे किसी इन्फॉर्मर ने बताई थी, उसका ये दावा था कि जो डी कंपनी के दावे से थोड़ा सा अलग था। डी कंपनी ने कहा कि नूरा की मौत जो है हार्ट फेलियर से हुई या किडनी फेलियर से हुई। ये दो बातें अलग अलग उस वक्त हमें बताई गई डी कंपनी के सोर्सेस से, या इवन छोटा शकील ने भी 1-2 चैनल्स को और इनको इंटरव्यू दे करके बात कही थी। लेकिन पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मर का ये कहना था कि रहमान डकैत का कोई रिश्तेदार था जिसकी ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी कराची की, और उस पर ये लोग एक मॉल बनाना चाहते थे, डी कंपनी वाले। हाँ, और उस मॉल को बनाने के लिए उस पर कब्जा किया, और जब इसने पैसे मांगना शुरू किया तो उसको 8-10 करोड़ रुपए दे रहे थे, जबकि वो प्रॉपर्टी कुछ 1000-1200 करोड़ की थी। उसने बहुत कोशिश की, पुलिस में भी गया, इधर उधर गया, लेकिन उसको कहीं से कोई रिप्राइव नहीं मिला, कहीं से कोई उसको मदद नहीं मिली। किसने? उस बंदे ने, जो जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, लैंड ओनर। तो वो समहाउ किसी तरीके से रहमान डकैत के रिश्ते में था या परिचित था। वो रहमान के पास गया, रहमान ने दाऊद को बोला, दाऊद ने अपनी हलक में उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जो इन्फॉर्मर है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक। उसके बाद में इसने उठाया, यहाँ से कराची में ही क्लिफ्टन एरिया से ही इसको पिकअप किया, लेकर के गया, उसको टॉर्चर किया, सिगरेट के चटके वटके लगाए, ऐसा कहा जाता है नूरा को, और उसकी चीखें दाऊद को सुनवाई। दाऊद ने कहा भी कि भाई तू उसको छोड़, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी बातें थी, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। मार करके उसको 6 गोलियां मारी गई, और उसकी डेड बॉडी वापस सिटी बैंक का एक ATM सेंटर है उसके बाहर फेंक दी थी। फिर उसके बाद में जो है दाऊद का जो एक खास स्टाइल है, उसने फिर सिस्टम को एक्टिवेट करवाया किया, और उसके खिलाफ जो है एक्शन शुरू हुआ। 2009 की घटना है ये। और फिर इसको रहमान डकैत को मारने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हुई, और चौधरी असलम जो कि ATS के चीफ ऑफ कराची थे,
उन्होंने फिर जो है वो पूरा वो किया, 2 महीने लगाए उन्होंने अपने लोगों को पेनिट्रेट किया लियारी में, वहाँ हथियार पहुँचाए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जमाई ताकि जब वो बाहर से अटैक करें तो उनको अंदर से भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अंदर डायरेक्ट घुस पाना तो असंभव काम था उस जगह पे। वो तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि लॉयंस डेन है, उसमें आप सीधे अंदर नहीं जा सकते। तो फिर इन्होंने जो एक पर्टिकुलर डे अटैक स्टार्ट किया, 9 घंटे के आसपास लगे उनको रहमान डकैत को एनकाउंटर करने में। चौधरी असलम कोई छोटी मोटी शख्सियत का इंसान नहीं था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खोजने जाता हूँ तो इस तरह की शख्सियत जो है पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे बमुश्किल कोई 1 या 2 ही मिलेगी। उस आदमी पे 11 हमले हुए, जिसमें से 4 या 5 तो आत्मघाती हमले थे। एक बार हमला जो हुआ था उसमें सेल्फ डिटोनेट किया एक बंदे ने, उनके दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलते समय उनकी गाड़ी से, और उसमें वो घायल हुए, बेतरह घायल हुए, लेकिन जिंदा बच गए। उनकी गाड़ी का तो कचूमर बन गया था। ये 10वां हमला था। 11वां हमला जो है करीब 110 केजी RDX लगा करके एक जीप जो है उनकी गाड़ी से टकराई गई, तब उस हमले में वो मारे गए। उनसे टेररिस्ट भी परेशान थे, उनसे अंडरवर्ल्ड भी परेशान था। उनको हर व्यक्ति मारना चाहता था, वहाँ के पुलिस ऑफिसर। ऑब्वियसली करप्शन कहाँ नहीं है। तो ऐसा क्यों था कि वो अपना काम करते थे? इतना पावर क्यों था रहमान डकैत के पास कि दाऊद इब्राहिम भी उसके एरिया में नहीं जा पाता था? या उसने, रहमान डकैत ने खुलेआम उसके भाई को उठा दिया, मार दिया, और दाऊद इब्राहिम कुछ नहीं कर पाया? रहमान डकैत ने खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर ली थी, और उसने जिस तरीके से पूरे उस इलाके को अपने कंट्रोल में लिया था, उसके बाद में वहाँ पर उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। और बहुत ही हिंसक किस्म के उसके साथ में टीम थी जो मरने मारने के लिए सदा तैयार रहती थी, बेहतरीन हथियारों से लैस थे। दाऊद के साथ में एक समस्या ये है कि पाकिस्तान में उसके पास में उस तरह का फायर पावर नहीं है। दाऊद को वहाँ पर जो भी फायर पावर यूज़ करना है वो या तो वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स को यूज़ करना है या फिर वहाँ के सिस्टम को यूज़ करना है, यानी कि ISI और मिलिट्री को। क्यों नहीं उसके पास पावर? क्योंकि वो वहाँ पे गैंग बना करके अगर ऑपरेट करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, है ना, जो ऑफिशियली वो नहीं करना चाहता। और पैसे से जब सब कुछ खरीदा जा सकता है ना, हथियार भी आ सकता है, आदमी भी आ सकता है, सिस्टम भी आ सकता है, तो वो क्यों अब वहाँ पे खून खराबा करने के लिए अपनी टीम बनाए, अपने लोगों को मरवाए? तो जिस काम को करवाने के लिए मुझे 1 करोड़ खर्च होना है, उसके बदले में 10 फेंक दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो वाली बात है उसके लिए। रहमान डकैत के पास में ऑन द कॉन्ट्ररी जो है अपने विश्वास पात्र लोगों की टीम थी। पैसे से खरीदा हुआ जो किलर होता है या मर्सनरी होता है, वो शायद उतनी ताकत नहीं लगाएगा किसी की हत्या करने के लिए या कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे तो आदमी अगर जुड़ा हुआ है तो वो मरने मारने पे आमादा हो जाएगा। मैं जान भी दे दूंगा और जान तो ले ही लूंगा। ये दोनों के बीच में बुनियादी फर्क रहा है वहाँ पे। और दाऊद उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ आकर के वो उस लेवल का खून खराबा नहीं करना चाहता था। क्योंकि यहाँ पे सब वो करके निकल चुका था, यहाँ तो वो सारा हो चुका। दूसरा ये है कि अगर वो वहाँ पे खून खराबा करेगा तो पाकिस्तान उसके लिए फिर हॉट पोटैटो होगा, जिसे वो मतलब जो है हैंडल नहीं कर पाएगी वहाँ की गवर्नमेंट। जैसे दुबई में शुरू हो गया था, जब दाऊद गैंग दुबई में था और वहाँ पे मर्डर्स होने शुरू हो गए थे तो दुबई सरकार असहज हो गई थी। वहाँ पे 2 बड़े मर्डर हुए थे, एक शेट्टी का हुआ था और दूसरा एक और इसका हुआ था। 2 मर्डर वहाँ पे बड़े हुए थे, एक इंडिया क्लब के बाहर हुआ था। तो इन दोनों मर्डर्स के कारण जो है वो दुबई अनसेफ मार्केट होने लग गया था। उसको देख करके दुबई सरकार ने बोला कि भाई ये या तो तुम बंद करो, नहीं तो निकलो देश के बाहर। दाऊद जाता कहाँ फिर? उसके लिए वो सुरक्षित पनाहगाह थी। तो इसलिए उन लोगों ने वहीं पर बने रहने के लिए अपने गैंग की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन किया था वहाँ पे। लेकिन 93 ब्लास्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें वो वहाँ रह नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ तक तो इंडियन जो हमारे ये हैं इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उन लोगों की अप्रोच थी। वो उनको अटैक भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, अरेस्ट भी करवा सकते थे प्रेशर करके। तो इसलिए उनको पाकिस्तान जाना ही था, तो इसलिए वहाँ पाकिस्तान गए।
वो भोलू वगैरह जैसे लोगों ने उनको जो मदद की है, हनीफ ने मदद की है, बाकी सब लोग वहाँ के बड़े बड़े जो स्मगलर्स रहे हैं, उन लोगों का अपना एक ये रहा है जिसके कारण उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और वो ज़माने से था। दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क है वो गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और इन सब के अलावा जो है पाकिस्तान है, नेपाल है और तमाम देशों में भूटान, तिब्बत, ये वो सब, बांग्लादेश, हर जगह बना ही रहा है। तो और जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको एक और चीज़ का मिला करता था कि हमारे यहाँ का जो मटके का नेटवर्क है, सट्टा और मटका, ख़ास तौर से क्रिकेट का सट्टा, वो चलता भले ही इंडिया से है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सट्टा और मटका जो है पाकिस्तान के लोग खेलते हैं। तो उसका भी नेटवर्क का फ़ायदा उनको मिलता है। ड्रग्स के लिए जो रूट है उनका फ़ायदा उनको मिलता है। तो वो सब पहले से ही इस्टेब्लिश वो था। अब ड्रग्स का जो सारा का सारा खेल है जो कि टाइगर मेमन करता है और दाऊद इब्राहिम के साथ में उसकी बहुत ख़ास दोस्ती है या साथ काम करते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा जो है, टाइगर मेमन का जो नेटवर्क है पाकिस्तान से इंडिया माल लाने ले जाने का और कैश आउटफ्लो करने का, उसका फ़ायदा दाऊद को मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। फिर जब इतना वेल कनेक्टेड, इतना पैसा, इतने सारे लोकल डॉन, गुंडे, एक रहमान डकैत जो एक छोटे से एरिया का गुंडा है, उससे क्यों उसकी, वो गुंडा नहीं है, डॉन है वो, वहाँ का एक जो डॉन है जो, हाँ, बट एक छोटा सा एरिया, नॉट दाऊद इंटरनेशनल क्रिमिनल हो गया, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा, आईएसआई और पुलिस से उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, पॉलिटिशियंस को उसने खरीद रखा है। तो फिर इससे ऐसा कैसे होता है कि एक लोकल इसके भाई को उठा लेता है और चले जाता है? इसमें दो बातें हैं। क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो जब आप अपने होम टर्फ पे खेलते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और जब कोई बाहरी टीम आती है तो यहाँ का वेदर, यहाँ की जनता जो चारों तरफ बिखरी हुई है, और जो होम टर्फ है इंडियन टीम का, वो इससे एक्विंटेड है, वो एक्विंटेड नहीं है उससे। बॉल कैसे स्विंग लेगी, क्या करेगी, किस दिशा में जाएगी, उनको कुछ मालूम नहीं। तो एक असहज स्थिति बनती है, तो वहाँ पे वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। वही चीज़ दाऊद के साथ थी। कराची उसका होम टर्फ नहीं है, चाहे कितना ही सपोर्ट हो, है ना। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हाइडिंग में हैं। अगर आप अपना वो बुर्का फाड़ करके और खुलेआम लड़ने के लिए तैयारी दिखाते हैं तो वहाँ की सरकार आपको नहीं लड़ने देगी, आईएसआई नहीं लड़ने देगी, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर ये चीज़ हुई, यहाँ के अखबारों ने, चैनलों ने, खबरनवीसों ने, सहाफ़ियों ने इसको बहुत बड़े स्तर पे खड़ा कर दिया तो पाकिस्तान बदनाम होगा पूरी दुनिया में। वो चीज़ नहीं संभव थी। तो डिप्लोमेसी भी नाम की कोई चीज़ है जो देखनी होती है। भले ही आप रोग नेशन हैं, लेकिन डिप्लोमेसी फिर भी आपको संभालनी होती है। तो वो दूसरा एक बड़ा फैक्टर वो था। साबिर की हत्या कर दी तो उसने पूरा पठान गैंग बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान में, मुंबई में एक एक को चुन चुन के मारा। जिन लोगों का साबिर की हत्या में नहीं था हाथ, उनको भी मारा। अब करीम लाला के जो भाई थे उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो उन गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में शामिल भी नहीं थे वो बंदे। मतलब 5 वक्त का नमाजी खुदा के बंदा था वो, उसको भी सरेआम गोलियां मारवा दी। तो दाऊद इब्राहिम इस मामले में बहुत ब्रूटल रहा है, बहुत खतरनाक रहा है। उसने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं है जिसने कि हाँ उसके परिवार पे हाथ लगाया। भाई उसके पहले तक कैसा था, दाऊद के आने के पहले तक कुछ सर्टन रूल्स थे, वो रूल्स तोड़ने वाला व्यक्ति दाऊद खुद बना। तो जब उसने दूसरों के परिवारों पे हमला किया तो इसके परिवारों पे भी हमले शुरू हुए। तो जब इसके अब नूरा पे हमला हुआ, फिर इसने रहमान डकैत को मरवा दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली कि मेरा दुश्मन है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर तो मैं येन केन प्रकारण, साम दाम दंड भेद नीति सबका प्रयोग करूंगा। उसने सब इस्तेमाल किया, तो वो बदला था, पूरा हुआ। कितना डिफरेंस हुआ दोनों में, पैसे में, पावर में? काफ़ी बड़ा। दाऊद इब्राहिम पैसे के मामले में तो रहमान डकैत से काफ़ी ऊपर है। और मतलब मेरा एक मोटा मोटा अंदाज है कि करीब करीब 20 लाख करोड़ के आसपास का तो मालिक होगा वो। करीब 40-42 देशों में उसका फुटप्रिंट है, उसके लेजिटिमेट बिजनेस हैं।
और काफ़ी सारा मतलब जो इल गॉटन मनी है वो तो अपनी जगह है। मतलब सिर्फ एक बैंक में ही उसके 1200 करोड़ रुपए डूब गए तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या, किस शख्सियत का और किस मिल्कियत का मालिक है, किस हद तक का। बीसीसीआई बैंक जो हुआ करता था, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल नाम था उसका, इंटरनेशनल, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल, वो आईएसआई ने अपना पैसा रूट करने के लिए इस बैंक को इस्टेब्लिश किया था। उसमें दाऊद से 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। जब वो बैंक डूबा तो इसका भी पैसा डूब गया था। इन लोगों की स्टोरी में एक नया प्लेयर, एक और प्लेयर था, खनानी ब्रदर्स। खनानी ब्रदर्स के मुकाबले में तो इंडियन फेक करेंसी का जो सबसे बड़ा काम करने वाला व्यक्ति है वो तो विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली है। क्या है वो? पहले तो मुंबई में ही था और भारती चांदमल वर्मा नाम की एक लड़की है जो कि नेवी के एक छोटे से स्टाफ की बेटी है, जो बाद में इससे उसने शादी कर ली थी। विक्रम परमार से नहीं, लेकिन एक दूसरा गैंगस्टर है जो कि ये पूरा का पूरा काम कराची से संभालता है। पूरा का पूरा जो फेक करेंसी का कारोबार है ये दोनों भाई मिलकर के ही चलाते हैं। और विक्रम हाँ आज भी बिल्कुल। और ये दोनों भाई जो हैं ये रहते हैं आपके कराची में, और विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली जो है वो रहता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में 3 सिटीज़ हैं, ढाका है, चटगांव है और एक और जगह है। वहाँ से वो इंडिया में फेक करेंसी पंप करता है। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरा बांग्लादेश का इन्फॉर्मर है उसने इन तीनों जगहों की रेकी करने के बाद में बताया था कि वहाँ करीब करीब 2000 करोड़ की इंडियन फेक करेंसी एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होती ही है, इसके आसपास होती है। तो वहाँ पे इतना बना रहता है स्टॉक और वो धीरे धीरे इंडिया में आता रहता है पोरस बॉर्डर से हमारे बांग्लादेश की। बहुत सारे तरीके हैं वहाँ से करेंसी इंडिया भेजने के। इन लोगों ने बड़ी बड़ी साइज़ की जो गुलेल बना रखी है, स्लिंग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, तो उसमें वो पैकेट को इधर से वो करते हैं और ज़ोर से खींचते हैं तो वो पैकेट हमारी सरहद के अंदर आके गिरते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भले ही छोटे पैकेट बनाएंगे और वो तारों से जो है अंदर फेंक देते हैं। तीसरा तरीका जो है उन्होंने तारों के नीचे जो बाड़ लगी हुई है भारत बांग्लादेश सीमा पे, उसके नीचे से उन्होंने वो बना रखी है, सुरंगें बना रखी है, उसमें से पास आउट करते हैं। और चौथा तरीका जो है हमारे सिस्टम को पेनिट्रेट किया हुआ है तो वहाँ से लोग जो है ले करके आते हैं। चौथा तरीका ये है कि जो लेजिटिमेट इंपोर्ट होता है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया उसमें कंसील करके आता है। और ये बहुत बड़ा है आज भी बिजनेस। हाँ, करीब करीब आप समझिए कि साल का 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की फेक करेंसी इंडिया में पंप की जाती है। And why are we not able to catch them? क्यों पकड़ नहीं पा रहे हम इनको? बहुत ही डिस्क्रीट ऑपरेशन है वो, इतना डिस्क्रीट ऑपरेशन है कि आपको पता नहीं चलता। और चूंकि वो सारी करेंसी जो है वो पाकिस्तान की एक बैंकनोट प्रिंटरी में छपती है, तो हमारे जो टोटल 22 सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें से 17 वो लोग तोड़ चुके हैं। तो वो इतनी बेहतरीन प्रिंट होती है कि इवन बैंक ऑफिशियल्स भी उसको कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते या पकड़ पाते। 2 तरह से बनती है, एक तो फेक करेंसी जो है हमारे देश में लोग बाग प्रिंटर से छाप लेते हैं, और एक जो है वहाँ की छपी हुई होती है। तो वो फेक करेंसी इतनी क्लासिक तरीके से छपी हुई है कि आप पता नहीं कर पाएंगे दोनों को नेकेड आई से। तो अगर आपको फीचर सारे नहीं पता है तो आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। इस पे किसका कंट्रोल होता है? पूरा आईएसआई का कंट्रोल है, और डी कंपनी के ज़रिए वो भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक सस्टेन्ड ऑपरेशन वो लोग चलाते हैं। आपने एक इंसान का नाम बताया जो बांग्लादेश से ऑपरेट करता है, वो सब डी कंपनी के अंडर ही करता है? हाँ, वो सारा डी कंपनी के अंदर ही वो पूरा चलता है। फेक करेंसी सबसे बड़ा इंडिया में अभी भी डी कंपनी ही चलाती है? वही चलाती है और कोई है ही नहीं। फेक करेंसी मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2 तरह के वो हैं। उसमें एक ये है कि फेक करेंसी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए ये करवा रही है आपके आईएसआई, जो कि रूट हो रहा है डी कंपनी के थ्रू। दूसरी इंडिया में बैठे हुए लोग हैं जो कि अपने स्तर के ऊपर कलर प्रिंटर से प्रिंट करते हैं।
तो जो वहाँ की जो फेक करेंसी आती है उसके जो है वो नंबरिंग उसकी 8, 10, 15 ही सीरीज छप के आएंगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि ये लोग पट्टे एक पूरी की पूरी गड्डी लेकर के आते हैं, उससे सिर्फ 3 या 4 ही गड्डी बनाते हैं, नई कैट्स बनाते हैं, और जो ओरिजिनल है उसको मार्केट में वापस से चला देते हैं, उसके बदले में दूसरी नई ले आते हैं, फिर उससे नई छापते हैं। तो खतरा इस वाली में बहुत ज़्यादा होता है, कलर वाली। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो 100 नोट हैं, 00 से लेकर के 100 तक की, 99 तक की जो पूरी सीरीज होती है 100 की, वो 100 की सीरीज आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि अरे यार 0 to 9 है, 99 है, ये तो सही है, नंबर तो बदले नहीं है इसमें, एक ही जैसा नंबर नहीं है, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, आप ले लेते हैं। हालांकि आप वो बहुत पुअरली मेड होती है। हाँ, ये पूरी गड्डी दे देते हैं। हाँ, ये मतलब वो हरकत वो भी होती है, बट ये थोड़ी इतनी इजीली कॉपी कर पाते होंगे नोट। अरे बहुत आराम से होती है। अपने यहाँ कितने गैंग पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं ऐसे, बॉम्बे से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, बिहार के छोटी छोटी जगहों पे। तो इतना आसान थोड़ी होगा नोट रेप्लिकेट करना। नहीं, उनको रिप्लिकेट करने का मतलब कोई वो उसमें थ्रेड लगाने नहीं जा रहे हैं, उसमें वो मेटेलिक जो पोर्शन होता है उसका जो मार्किंग है वो नहीं करने जा रहे हैं। जैसे कोई भी आप एक करेंसी लें और उस करेंसी में देखेंगे तो उसमें साइड में एक पर्टिकुलर कोई मार्क होता है। इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन शो यू। ये आपका 50 का नोट है, ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर ये आपको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसमें आप जब करेंसी नोट को वो करेंगे, टच करेंगे, तो इसमें आपको कुछ जगहों के ऊपर जो है वो उभरी हुई प्रिंटिंग मिलेगी। ये चीज़ उसमें नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये देखेंगे तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बने हुए हैं। ये जो चीज़ है ये उसको बहुत आसानी से डिटेक्ट करती है मशीन। तो ये चीज़ जो है वो इसमें कलर में प्रिंट आएगा ये, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं होगा। तो इस तरह की सी चीज़ है इसमें। जैसे ये H लिखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर कोड है। ऐसे ही एक और इसके अंदर होता है, ये 100 का नोट है। अब 100 के नोट में ये देखिए ये ट्रायंगल है। हाँ, ये ट्रायंगल मतलब जो है ये और ये जो मार्क्स हैं ये सब मिलकर के और करेंसी की काउंटिंग करने में और इसको सेग्रीगेट करने में मशीन्स के काम आती है। अब जो घर में प्रिंटिंग मशीन से वो करने जाएगा उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये कलर में प्रिंट होगा, बस दिखेगा सेम। आपकी ये जो ये है क्या बोलते हैं स्ट्रिप है, वो ऐसे कलर चेंजिंग स्ट्रिप नहीं होगी, ये सिर्फ वो एक कलर में प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो आपको लगेगा, आभास होगा कि ये है, लेकिन वो असल में वो होगा नहीं, थ्रेड नहीं होगा वो। तो इस तरह की सी चीज़ें जो होती हैं, इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आम आदमी को नेकेड आई से नहीं दिखेंगे या समझ आएंगे, लेकिन लोग जो है, जैसे ये 200 रुपये का नोट है, अभी ये 200 के ऊपर आप उंगली फिरा करके देखेंगे तो ये आपको उभरा हुआ दिखेगा, आपके फील आएगा, उस वाले में नहीं होगा। हाँ, लेकिन या 500 है या 1000 है, 2000 है, ये सब जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स में से अधिकांश पाकिस्तान तोड़ चुका है। और मैंने जैसे बताया कि 22 में से 17 तोड़ लिए हैं। तो अब ये मैग्नेटिक प्रिंट और ये वो सब हो करके आता है। टाइम ये एक बार जैसे आ जाती है, ये हो गया, ड्रग्स हो गए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई। मैं जब हम लोग ब्रीफिंग कर रहे थे तब मैंने ये सुना था कि बहुत सारा सर्कुलेशन ना स्लम्स के थ्रू होता है। और आपने एक बात बोली थी कि स्लम माफिया, कि अगर स्लम्स नहीं होते तो माफिया ही नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्लम माफिया क्या होता है? देखिए, स्लम खड़ा करने वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा माफिया है। और मुंबई का तो एक बहुत बड़ा स्लम माफिया जो है वो गुजरात का मंत्री तक बना। जब मैं मुंबई के एक अखबार महानगर में आया था 92 में, पहली दफ़ा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने पहली स्टोरी ही उस आदमी पे की थी। और वो अंधेरी का बहुत बड़ा मतलब स्लम लॉर्ड था। उसने इतने बड़े बड़े से यहाँ पे स्लम्स डेवलप किए हैं, अंधेरी से लेकर के और दहिसर तक, कि उसका नाम चलता था। और वो आदमी सरकारी ज़मीनें, जंगलात महकमे की ज़मीनें और इन सब के ऊपर स्लम बनाने में उस्ताद था। प्राइवेट लैंड के ऊपर स्लम बना देता था। फिर बाद में एक वक्त ऐसा आया,
अथाह पैसा कमाया उसने, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया उसने। कैसे, क्या स्लम बना देता था, मतलब क्या? स्लम बनाने का एक तरीका होता है, आप एक लैंड जो है वो दिमाग करते हैं कि ये लैंड है, इसके ऊपर मुझे स्लम बनानी है, झुग्गी झोपड़ियाँ बनानी है, झोपड़पट्टी बनानी है। फिर क्या होता है कि उसको वो टारगेट करते हैं, फिर अपने आदमियों को वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पर ऐसे 10 बाई 10, 10 बाई 12 के, 10 बाई 15 के ऐसे प्लॉट्स टाइप के से वो काट लेते हैं और उनके यहाँ पे खूंटे गाड़ देते हैं। फिर वो मार्केट में गरीब जो लोग हैं जिनको कि घर चाहिए, ऐसे लोगों को तलाशना शुरू करते हैं, जो कि इफरात में मुंबई में मिलते हैं। बाहर से आए हुए अलग अलग जगहों से माइग्रेटेड वर्कर्स जो हैं उनको मिलते हैं। तो उनको वो 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख या 8 लाख में वो जगह जो है, जिससे जितना पैसा मिल जाए वो जगह देते हैं। कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई मतलब लीगल वो नहीं है। और ये लैंड किसका है? किसी का भी हड़प लिया? लैंड तो भलती जनता का है भाई, सरकार का है। उससे क्या लेना देना आपने को? जब तक हमारे ऊपर कोई आएगा तब तक तो हम बना के निकल जाएंगे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जंगलात महकमे का है, जंगलात महकमे का बंदा आया, ले भाई तू पैसे रख, चल आंख बंद करके बैठ। बीएमसी की ज़मीन है, बीएमसी वाले को पैसे दे दिए, पुलिस वाला आया, पुलिस वाले को दे दिए। तो जो आया वो पैसे लेकर के जा रहा है, तो तू भी खुश, मैं भी खुश, यही गेम चलता है। वहाँ का पॉलिटिशियन, नगर सेवक आया, वहाँ का विधायक आया, सांसद आया, उसके लौंडे लपाड़े आए, चमचे कड़छी आए, सबको पैसे बंटते हैं। ठीक है, तो लड्डू फूटेगा, सबको बंटेगा। इसके बाद में ये होता है कि इन्हीं के लोग जो है वहीं पास में एक दुकान लगाते हैं, या 2 या 3 दुकानें लगाते हैं, जहाँ पे बांस बिकते हैं, जहाँ पतरा बिकता है, जहाँ ईंटें बिकती है, सीमेंट बिकता है, रेत बिकती है। और ये लोग जो है पहले इनको ये जो जगह बनाई है उसके चारों तरफ जो है किसी तरह की तालपत्री है, या वो नीले रंग का जो प्लास्टिक का कपड़ा ये आता है, शीट आती है, या आपने देखा होगा जो होर्डिंग्स लगा करते थे, उसकी जो शीट्स होती थी वो ला करके और उससे चारों तरफ बांध करके उसी की छत बना करके और उसको अपना कर लिया कि भाई अब मेरा हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो ईंटें लगा करके और दीवारें खड़ी हो जाती थी। फिर उसके ऊपर पतरे की, एस्बेस्टस की या किसी चीज़ की छत लग जाती थी। कोई थोड़ा सा जिसके पास ठीक ठाक पैसा है तो वो गर्डर डाल करके उसके ऊपर स्लैब डलवा लेता था, पक्का हो गया। उसमें वो ये व्यवस्था रखता था कि बाद में मैं इसको 1 माला 2 माला 3 माला और ऊपर चढ़ा लूँ। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो वर्टिकल भी खड़ा होना शुरू हो जाती थी, जो अभी तक हॉरिजॉन्टल थी। और इसमें ये होता था कि अगर वो 1 माला और ऊपर चढ़ा रहा है तो वहाँ का जो स्लमलॉर्ड है उसका आदमी आके खड़ा हो जाता था, अबे साले तू इसके ऊपर माला कैसे चढ़ा रहा है, भाई को पैसे दे। तो 1-2 लाख रुपया फिर और झटक लेते हैं। कोई आदमी रिपेयरिंग करवा रहा है तो फिर और थोड़ा बहुत पैसा झटक लेते हैं। तो इस तरीके से ये स्लम लॉर्ड्स का खेल चलता रहता है। मुंबई महानगर पालिका ने ऐसे दर्जनों स्लम लॉर्ड्स को चिन्हित किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा करते थे। और यही काम पुलिस भी करती थी, क्योंकि इनको सबको उससे पैसा मिलता था। जो भी डिपार्टमेंट की ज़मीन कब्जा हुई है उस डिपार्टमेंट के लोग उनसे हफ्ता लेते थे और ये स्लम्स बना करती थी, और आज भी बन रही हैं। कोई नहीं रोक पा रहा उसे। आप अगर सन 1994 का कोई वो ले लीजिए सैटेलाइट इमेजरी, और 2026 की ले लीजिए, और दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिए बॉम्बे की, कहाँ कहाँ पे नए स्लम्स खड़े हुए हैं, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। गरीब होने के नाम के ऊपर माफिया को पनपाया जाता है, ये पैसा माफिया के पास जाता है। दिस इज कॉल्ड स्लम माफिया। इसमें सब शामिल हैं, पुलिस भी है, पॉलिटिशियन भी है, अफसरान भी हैं, सब लोग हैं, बाबूशाही वगैरह सारे हैं। इवन जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट भी शामिल हैं इसमें। बट ओके, आपने आधी स्टेप समझाई। पहले समझाया कि एक इंसान जो स्लम लॉर्ड, आप जैसे एक की बात बता रहे थे, उसने अंधेरी देखा, अंधेरी में कहीं पे एक जगह कब्जा कर ली, वहाँ पे अपने लोग अपने बम्बू गाड़ दिए और फिर लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लाख रुपए, जिससे जो निकल पाया। अब धीरे धीरे वहाँ पे लोग बस गए। अब क्या? अब ये कि झोपड़पट्टी जो है उसमें कौन जाना चाहता है? वहाँ कौन जाएगा? क्रिमिनल जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं जाता।
वहाँ उनके ड्रग्स रखे जाएंगे, कॉन्ट्राबैंड रखा जाएगा, वहाँ उनकी फेक करेंसी रखी जाएगी, वहाँ उनके हथियार रखे जाएंगे, वहाँ उन जिन लड़कियों को चोरी वोरी करके या अगवा करके लाया जाता है उनको रखा जाएगा, बच्चों को। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर चलती हैं। धीरे धीरे उस जगह पे एक पर्टिकुलर वो पूरा माफिया जो है उसका कंट्रोल होने लगता है। अच्छा, जिस इलाके में जो माफिया है, जैसे चेंबूर और घाटकोपर वगैरह का सेक्टर है, वहाँ पे छोटा राजन का है, दाऊद इब्राहिम गैंग का पूरा साउथ बॉम्बे में है, इसका शेट्टी का जैसे जोगेश्वरी और इस साइड में था। तो हर व्यक्ति के अपने अपने एरियाज़ हैं। ठाणे का कोई एक है, बदलापुर का एक है, वसई विरार के ठाकुर ब्रदर्स हैं। इनके एरिया में जो स्लम्स होते हैं उन स्लम्स में इनके आदमी पनाह लेते हैं, इनके काम चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा माफिया जो है, स्लम माफिया, उसको अब कोई मतलब नहीं रह गया है कि भाई को तो उसने हफ्ता दिया ही है ना, बिना उसकी मर्जी के तो वो स्लम नहीं बनी है। उसने पैसे दिए ही हैं डॉन को या भाई को, तो वो उसका तो आश्रय है ही सही। अब उसने कहा कि अरे मेरे 4 लड़कों के लिए जगह रखना है, वो रखेगा, उसका बाप रखेगा, उसका क्या जाता है, 4 नहीं बिके। तो उसने उतनी जगह छोड़ दी है। अब वहाँ पे उनके लोगों ने अपने लिए जगह बना ली है, वहाँ पे अपने 4 लोगों को बसा दिया है जो उनके लिए काम करते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा जो वरदराजन मुदलियार का पूरा सेटअप हुआ था धारावी में, वो क्या था, उसी झोपड़पट्टी माफिया की बदौलत था। पूरा माहिम माटुंगा और उसके आसपास का जो इलाका था, वहाँ पे उन्होंने 50 स्लम्स खड़ी करवाई, उसमें अपने लोगों को रखा। और जब वरदराजन मुदलियार ने या वरदा भाई ने जब ये देखा कि गांव का जो गरीब उनके यहाँ का आया हुआ मज़दूर है, वो मज़दूर रोज़ जाता है कमाठीपुरा पीला हाउस या इस एरिया में प्रोस्टिट्यूशन के लिए, रेड लाइट एरिया में, और वहाँ पे लड़कियाँ उससे 20 रुपये ले लेती हैं। तो उसने कहा कि साला दिन भर में कमाता 20 रुपये है, 20 रुपये जा कर के लड़की को दे के आ जाता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, अपने इलाके में ही रेड लाइट एरिया बनाओ, और लड़कियों के लिए रेट फिक्स कर दिया, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं लोगे। तो अब मजदूर को इससे अच्छा क्या चाहिए? एक तो घर के पास में रेड लाइट एरिया हो गया उस झोपड़पट्टी में, उसकी जो जिस्म की भूख है वो 2 रुपये में शांत हो रही है, 18 रुपये बच रहे हैं। दारू पीनी है, ठीक है, तेरे को दारू भी इसी इलाके में देता हूँ। दारू के लिए 1 पाउच के लिए तुझको 1 रुपया नहीं देना है, 20 पैसे में मिलेगी। 1 गिलास 20 पैसे में मिल रहा है साहब, मतलब उस दौर का रेट है। तो उसका वो कहाँ बिकती थी? कोई बिल्डिंग में थोड़ी बिकता था, वो स्लम्स में ही बिकता था ये सब। चरस चाहिए, ठीक है, बाहर 1 घंटा जो है वो 10 रुपये का मिल रहा है, यहाँ पे साला 4 रुपये में मिल रहा है। तो इस तरीके से स्लम में ये सारा डेवलप हुआ। स्लम में मैं बीच में जब रिसर्च कर रहा था और खबरें कर रहा था, उस समय में मुझे एक दाऊद गैंग के ही किलर की कहानी पता चली थी, जिसको कि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया था। अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है। मेरी एक किताब है खेल खल्लास, उसमें मैंने इस लड़के की भी कहानी लिखी है। वो लड़का जो है वो बहुत खूबसूरत था, उसकी स्किन टोन, टेक्सचर, ये वो सब। तो वो पट्ठा लड़की के वेश में लोगों के मर्डर करने जाता था। तो लड़की के वेश में ही वो बाहर निकलता था और लड़की के वेश में ही वापस घर आता था, और उसके बाद में अपने कपड़े वपड़े बदल करके और फिर से छावा बन करके और बाहर घूमने फिरने निकल जाता था। इवन कई बार तो वो जिस जगह मर्डर करके आया है, लड़का बन करके वहाँ जा करके खड़ा हो जाता था देखने के लिए कि पुलिस क्या कर रही है। ये राज बहुत लंबे समय के बाद में खुला और उसका एनकाउंटर हुआ। ये धारावी में रहा करता था लड़का। वो जगह मैं देखने के लिए गया था जहाँ वो रहता था। उस जगह पे मतलब कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ऐसा 2 या 2.5 फुट की गली जैसी सकरी हैं, उनके बीच में से हो करके रास्ता जाता है। साला नीचे कीचड़ बह रहा है, गंदगी है, लोगों के पखाने का पानी मतलब बाहर आया हुआ है, वो सब है। उसमें से आपको जाना पड़ता है वहाँ पे। और ऐसे 3 माले का घर था, उसमें से फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहता था, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता था। एक ही कमरा था 10-12 उस एरिया में सब ऐसे थोड़ी लोग होंगे। नहीं सब नहीं होते, मासूम बहुत हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से बाहर रहते। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ उसको,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धारावी क्रिमिनल्स का अड्डा है, क्रिमिनल्स उसको इस्तेमाल करते हैं। वो याकुजा गैंग थोड़ी है कि मतलब हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया, साला इसके अंदर सारे वही लोग रहते हैं। याकुजा गैंग, जापान में याकुजा गैंग जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड गैंग माना जाता है। अच्छा, अभी भी है? अरे अभी भी है, यानी क्या है उसके बारे में बताओ। वो मतलब डी कंपनी वगैरह तो उसके सामने कहना चाहूँगा बम्बई की भाषा में पानी कम चाय है। उनके पास में अपनी एविएशन इंडस्ट्री है, कंपनी है, उनके पास में होटल चेन्स हैं, उनके पास में वर्ल्ड का कौन सा लिजिटिमेट बिजनेस है जो उनके पास नहीं है। उनको बिल्डिंग को थ्रेट देनी है तो वो देते हैं कि साहब हम आपकी पूरी बिल्डिंग बॉम्ब कर देंगे। तो वहाँ की सोसाइटी जो है या वहाँ का जो मालिक है बिल्डिंग का, वो बोलता है माई बाप आपको क्या चाहिए, देखो ऐसा है तुमको हफ्ता तो देना है, लेकिन हफ्ता हम ऐसा नहीं लेंगे, तुम एक काम करो, इस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस का ठेका है वो हमको दे दो। अब ये मेंटेनेंस का ठेका जो है उसमें आदमी इनका आकर के काम करेगा, लेकिन आम जो मतलब मेंटेनेंस का हाउसकीपिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो सपोज 1 रुपये में लेता है तो ये ₹1.25 या ₹1.5 में लेंगे, तो ये उनका हफ्ता हो गया। ये इस तरीके से ऑपरेट करता है वो गैंग, बहुत सीक्रेटिव है। और गलती की सज़ा जो है अंगूठा काटने वाली होती है, खुद को काटना होता है, ठीक है। और इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि ये आदमी जो है इसने एक गलती की है, और अगर किसी ने बगावत की है या उसने कुछ गलत किया है गैंग के विरुद्ध, उसकी सीधी सज़ा मौत है। और मौत ये होती है कि आपको चाकू दिया जाता है, आपको उससे हराकिरी करनी है या सुसाइड करना है, खुद ही मारना है, खुद को ही मारना है। हम अपने हाथ गंदे नहीं करते भाई वो वाली कहानी है तो उस तरह का सा है। उन्होंने बीच मैंने बहुत लंबे समय पहले उनके बारे में एक चीज़ पढ़ी जानी थी कि जापान के किसी एक शहर में इन लोगों ने अपना एक बिल्डिंग तैयार की। नॉर्मली उनकी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो सारी ब्लैक कलर की होती हैं, जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते, सिर्फ एक खिड़की एक दरवाज़ा होता है एंटर एग्जिट करने के लिए, और 3 से 4 फुट की एनफोर्स्ड कंक्रीट की बिल्डिंग होती है जिस पे मिसाइल भी काम नहीं कर पाए। अब आप सोचेंगे कि साले उसके अंदर कहीं आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है तो लोग कैसे आते जाते हैं, वो एक दरवाज़ा है, लेकिन अंडरग्राउंड उनके पास आने जाने के लिए 50 दरवाजे हैं, रैट होल्स जैसे, तो वो उसके अंदर रहते हैं, उसमें से काम करते हैं। लेकिन उनकी जो टीम्स हैं ऑन ग्राउंड वो किस किस चीज़ के नाम के ऊपर चल रही हैं आपको पता ही नहीं है। चेन ऑफ ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, क्या नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ के लोग अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे। या जैसे चाइना का ये गैंग है, ग्रीन बैम्बू गैंग है या रेड ड्रैगन गैंग है, क्या है ये सब भी याकुजा वाले फॉर्मेट पे ही काम करते हैं। साले वो लोग तो शिपिंग कंपनियां वंपियां बना करके बैठे हैं यार, कंटेनर कंपनियां बना करके बैठे हैं। याकुजा बना कैसे, कहाँ से आया? जापान में ही, जापान के ही क्रिमिनल्स ने क्रिएट किया। जैसे सिसिलियन माफिया अमेरिका में पैदा हुआ, इटालियन माफिया हुआ, जिसके कारण माफिया शब्द जो है एग्जिस्ट में आया। और बेसिकली वो इटली के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने सत्ता बदली और बाद में वो सत्ता में आए और बाद में वो करप्ट हुए, तो वहाँ पे एक फिर सिविल वॉर हुआ और वो क्रांति आई और ये लोग भाग के अमेरिका आए और फिर बाद में उन लोगों ने, वो लोग ने वहाँ क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ की उससे वो माफिया पैदा हुआ। तो वैसे ही हर देश में अपना अपना माफिया पैदा हुआ है। रशिया में अपने माफिया गैंग्स हैं, यहाँ पे अपने माफिया गैंग्स हैं, और हर गैंग के अमूमन अपने अपने काम हैं। सारे गैंग्स एक ही जैसे ऑपरेशन नहीं करते। जैसे रशियन गैंग्स हैं वो लोग मेनली जो है वो आर्म्स स्मगलिंग में, ब्लड गोल्ड में, ब्लड डायमंड में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा हैं, है ना। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी इधर जाएंगे, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड डायमंड, ब्लड गोल्ड, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब चीज़ों में मिलेंगे। आप इंडिया में और इसके आसपास आते हैं एशियन कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार होता है या अदर चीज़ों का होता है। फेक प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो ऐसे अलग अलग गैंग्स के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। बट जापान जैसे बहुत सिविलाइज सोसाइटी, अब तो सिविलाइज सोसाइटी पकड़वा रहे, सिविलाइज नहीं पकड़ने की बात नहीं होती है। क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड है
है ना, वो इस धरातल के नीचे की जगह है जिसके बारे में आप जानते नहीं, इसलिए वो अंडरवर्ल्ड है। अगर आपको ये पता ही चल जाए कि इस गैंग का ये मुखिया है तो आप तो उसको पकड़ने या मारने की कोशिश करेंगे ना। अभी जैसे मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड का अल्मेचो का वो हुआ, एनकाउंटर हुआ, तो लोगों को पहले से पता था कि ये है, लेकिन उसके अंडर में तो और कितने लोग काम करते हैं उनकी सबकी जानकारी तो नहीं थी ना। तो वैसे ही होता है, कभी कभी कोई किसी का रहस्य खुल जाता है, राज खुल जाता है, या वो राज फाश हो जाता है, तो वो आदमी एक्सपोज हो जाता है, फिर वो ओपनली भी काम करने लगता है। जैसे इटालियन फैमिली जो होती हैं, क्राइम फैमिलीज, उनका भी यही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि लोग समझते नहीं हैं, और लोग उनको उनके बारे में रिसर्च नहीं करते या पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में हमारे यहाँ पर काम होता है वैसा उन जगहों पे नहीं होता। वो लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब जैसे मैं चाइनीज़ गैंग्स की बात अगर करूँ तो चाइनीज़ गैंग्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे आपके सी पायरेसी में है। जो वहाँ के पायरेट्स हैं ये उनको फंड करते हैं, और जब वो लोग मिलियंस में पैसा वसूलते हैं शिपिंग कंपनीज से तो उनका पार्ट मिलता है उनको। इंटरेस्टिंग। और उनको बहुत बड़े पैमाने पे वो हथियार प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको स्पीड बोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उनको अपने यहाँ पे छुपने के लिए ठिकाने प्रोवाइड करते हैं। अनमैन्ड ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, उनके ऊपर उन लोगों की बसाहट तैयार करवाते हैं या ठिकाने तैयार करवाते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस वो लोग करते हैं ऐसे। हमने तो सोचा नहीं है यहाँ पे कि हमारा गैंग्स ऐसा कुछ करेंगे। हमारे यहाँ नहीं होता वो सब चीज़ें। बहुत ही ऑर्गेनाइज कंपनीज के पार्ट्स होते हैं अब ये। हाँ, मतलब जैसे दाऊद गैंग का मैं आपको बताऊं कि इंडिया में तो वो लोग उस तरह की चीज़ नहीं कर पाए थे, लेकिन डी कंपनी का एक वक्त में नेपाल का जो सीईओ था, जिसको कि निकनेम जंबो था, वो बंदा जो है वो मूल रूप से भारत के कश्मीर का था, और उसके परिवार जो है वो काठमांडू जा कर के बहुत लंबे समय पहले बस गई थी। तो ये जो जंबो है इसने वहाँ पर दाऊद गैंग के लिए एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था। उसने वहाँ पे न्यूज़ चैनल बनाया, उसने रेडियो चैनल बनाया, उसने न्यूज़पेपर खोला, उसने एक मैगज़ीन खोली, चेन्स ऑफ होटल्स बनाई, मोटर व्हीकल बेचने की जो शोरूम्स होते हैं उसकी चेन तैयार की। उसने सारे लेजिटिमेट बिजनेस वहाँ पे किया। उसका नाम था जमीम शाह, और यंग बंदा, बेहद खूबसूरत, आपके सामने से गुजरेगा या बैठेगा आपके साथ में तो लगेगा कि क्या बड़ा बिजनेस टाइकून बैठा है आपके साथ में। लेकिन वो इन सारी एक्टिविटीज़ में था। ही वॉज CEO ऑफ डी कंपनी ऑफ नेपाल, और वो सारे काम डी कंपनी के लिए करता था। यहाँ के गए हुए लोगों को वहाँ शेल्टर देना, वहाँ से लोगों को पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में भेजना है उसके अरेंजमेंट्स करना, वहाँ से आए हुए लोगों को इंडिया पहुँचाना, ISI के एजेंट्स को इंडिया पहुँचाना, टेररिस्ट को इंडिया पहुँचाना और वापस सरहद पार उधर भेजना, यहाँ के डिप्लोमेट्स को और यहाँ के ऑफिसर्स को करप्ट करना, नेपाल और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपने फेवर में इस्तेमाल करना। इस तरह की सारी प्रोसेस करता था। पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। और जब एक दिन उसको अब उसकी हाईलैंडर या कोई सी वो थी SUV थी, उसमें जब वो जा रहा था इनके नेपाल के राजा के महल के सामने से, तब बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल ऑपरेशन में उसके सामने एक यामाहा 100RX जो है काले रंग की, जो कि बिहार से चोरी करके ले जाई गई थी, और उदय शेट्टी नाम का हमारे यहाँ का एक किलर था, और एक लड़का जो है यहीं का अपने डोंगरी का, उसको मतलब हायर करके और वहाँ ले गए थे। उसने वो गाड़ी उसके सामने डाली, गाड़ी रोकी गई, दोनों साइड से आकर के उसकी बॉडी में बुलेट पंप कर दी और वो मारा गया। ये हमारे यहाँ की एजेंसीज ने करवाया था, और इस काम को अंजाम देने वाले हमारे इंडिया के ही 3 गैंगस्टर्स थे। तो इन गैंगस्टर्स के जरिए एक गैंगस्टर को ख़त्म करवाया था। तो इस तरीके से मतलब जो है ऑपरेशंस अंडरवर्ल्ड करता है, इस तरीके से अपने आप को हाइड आउट करने के लिए वो फसाड तैयार करते हैं। इंटरेस्टिंग। वाह। दुनिया में अभी सबसे डेंजरस गैंग या माफिया कौन सा होगा?
एक किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जैसे अभी पिछले दिनों ये अभी 2-4 दिन पहले ही जो मैचो मारा गया है मैक्सिकन ट्रक लॉर्ड, माय गुडनेस, मतलब उसका जो मैंने ऑपरेशंस देखे हैं और जो उसने अपनी टीम बना रखी है, उसके जो सपोर्टिव टीम है उसको आपने कभी तस्वीरें देखी हैं? वो लोग जिस अटायर में हैं वो ऐसा लगता है कि स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोज हैं वो। द फुल हेलमेट्स, ब्लैक यूनिफॉर्म, गेयर्स के साथ, विद ऑल इक्विपमेंट, गेयर्स, सबके पास में वॉकी टॉकी लगी है। वो 6 एंटीना 4 एंटीना वाले उनके अंदर वो हैं जिससे सीधी साला 5-5 किलोमीटर दूर तक वो आराम से एक दूसरे को फ्रिक्वेंसी में जुड़े रह सकते हैं। इतना कमाल का उन लोगों का मतलब वो पूरा सेटअप है। उनके पास में रीइंफोर्स्ड अपने बंकर्स जैसे बने हुए हैं। उनके पास में ये डिफेंस जैसी व्हीकल्स होते हैं, उस तरह के से आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनके पास। और क्या मतलब आप ये सोचते हैं कि यूएस आर्मी ने और मैक्सिकन आर्मी ने आसानी से मार लिया उसे? उनको ज़बरदस्त मतलब जो है सामने से उसका प्रतिरोध झेलना पड़ा है और अभी पूरा मैक्सिको जल रहा है। तो क्यों कर रहे हैं ऐसे मैक्सिको में? मैक्सिकन लोग क्यों अगेंस्ट हो गए इस चीज़ के? देखिए, इसका जो एनकाउंटर है वो बेसिकली पॉलिटिकल एनकाउंटर है। जो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उस टैरिफ का विरोध कर रहा था ये अल मैचो। तो मैक्सिको में जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, ये जो दिखाया है, या अभी पिछले दिनों एक उसके राष्ट्रपति को जिस तरीके से अरेस्ट करके ले गए वेनेजुएला के, वो सब क्या है भाई? वेनेजुएला का जो ऑयल फील्ड है उसके ऊपर कब्जा करना उनका असली मकसद था। उनका मकसद ड्रग्स नहीं था। देखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी तक दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ठीक है ना? दोनों वर्ल्ड वॉर जो हैं वो कोयला या खनिज के लिए हुए हैं, लोहे के लिए हुए हैं। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे हम लोग हायर एजुकेशन में, तो हमारे प्रोफेसरान जो है हमें बताया करते थे कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा यानी तीसरा, वो साफ पानी के लिए होगा। और साफ पानी से बड़ा जो है आज के युग में भी 2026 में जब हम दोनों बात कर रहे हैं, तब क्लीन वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है, सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। लेकिन अब उसके ऊपर एक और चीज़ आ गई है। तो अब ज्योग्राफी के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाया जाता है या बताया जाता है कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा वो डेटा पे कंट्रोल के लिए होगा। सो डेटा इज, वो जो है ना, वो खनिज नहीं है। पानी तक तो नेचुरल रिसोर्सेस की बात थी, नेचुरल रिसोर्सेस पे कब्जे की। ये आर्टिफिशियल रिसोर्स है, इस पे कब्जे के लिए अगला लड़ाई होगी, तो बाकी सब चीज़ें खत्म हो गई। तो इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड भी ऑपरेट करता है कि उसको भी अपना किसी न किसी चीज़ पे कंट्रोल चाहिए, वो वहाँ से अपना कंट्रोल करता है। वही चीज़ जैसे धारावी की आपने बात। तो धारावी में कौन इतना बड़ा धारावी है? कौन चलाता है धारावी? कौन ओन करता है? कोई पर्टिकुलर गैंग, कोई पर्टिकुलर इंसान जिसके अंडर ऑपरेशंस होते हैं? एक वक्त था वरदा भाई करते थे, वरदा दादा करता था। उसके बाद में उसका एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी ख़त्म हो गई वरदा के जाने के बाद। अब वहाँ पे लोकल एरिया में जो छोटे छोटे से गुंडे वुंडे हैं, ये हैं वो हैं, वो और बाकी फिर वो अपना पूरा सिस्टम चल रहा है। वहाँ के पॉलिटिशियन हैं वहाँ पे जो है। अभी इन दिनों जो है धारावी इलाके में जो सबसे बड़ा गुंडा है या डॉन है, वो सही मायने में कहूँ तो छोटा राजन गैंग का DK राव है। वो इस वक्त धारावी को अंदर बैठा हुआ है और वहाँ से ऑपरेट करता कराता रहा है। अभी तो हालांकि कुछ समय से वो जेल में है, उसको एक केस में अरेस्ट कर लिया है। लेकिन धारावी में ही एक अधबनी हुई बिल्डिंग है, उसमें 6th फ्लोर पे वो अपना दफ्तर चलाया करता रहा है। और वहाँ तक जाने के लिए कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है, वही सीढ़ियाँ हैं अधबनी हुई, आपको उसी से ऊपर आना जाना होगा। और वहाँ पे उसके चारों तरफ लोग फैले रहते हैं जो हर एक व्यक्ति को फ्रिस्क करते हैं या ध्यान रखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसकी मर्जी के बिना वहाँ ऊपर कोई नहीं आ जा सकता। इस तरह से तो क्या ऑपरेशन चलाते हैं?
यही सब चीज़ें जितना हफ्ता निकालना है हफ्ता निकलेगा, लोगों से, बिल्डरों से कोई नया बिल्डिंग बन रही है तो उससे अपना पार्ट रखवा लेगा या उससे हफ्ता ले लेगा, या छोटे मोटे और जो दूसरे ऑपरेशंस होते हैं, हथियार खरीदना बेचना, ड्रग्स वर्क्स के धंधे वंदे, हालांकि ड्रग्स का मैंने कभी सुना नहीं उसका, लेकिन वो सब चीज़ें वहाँ पे जो खरीदते बेचते हैं, सट्टा मटका वाले लोग हैं उनसे हफ्ता ले लेना, ड्रग्स वालों से हफ्ते ले लेना, यही सब चीज़ें चलती हैं। ये अब जैसे प्राइवेट प्लेस आ गए, वो लोग स्लम्स हटाते जा रहे हैं, तो धारावी तो जा ही रहा है ना, पूरा धारावी जो है क्लस्टर में एक पर्टिकुलर कंपनी को मिल गया है, अब वो डेवलप करेगा। तो अब जो धारावी अभी हॉरिजॉन्टल है, थोड़े दिनों बाद में उसका एक पार्ट जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, वहाँ पे एक नई वर्टिकल स्लम खड़ी होगी, है ना, 10-10, 15-15 माले की, जिसमें वैसे ही डिंगी रूम होंगे, वैसी गंदगी होगी, वैसे ही सब कुछ होगा। बम्बई में जितने भी स्लम रीडेवलपमेंट हुए हैं उसमें दो तरह की बिल्डिंग बनी है, एक बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की है, दूसरी जो है फ्री सेल की है। फ्री सेल की बिल्डिंग के अंदर अमीर आदमी आता है या पैसे वाला व्यक्ति आता है या जो अफोर्ड कर सकता है वो आता है, तो वहाँ सोसाइटी होती है, क्लीनिंग होती है, बाकी उनके लिए एक जो है जो जिसको सेल कंपोनेंट कहते हैं वो हो गया। दूसरा जो SRA कंपोनेंट होता है, उस बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सफाई नहीं मिलेगी, वहाँ की पाइपें फूटी हुई होंगी, उसमें से मल मवाद बहता हुआ मिलेगा। बनाते टाइम तो सही बना होगा ना, उसके बाद बनाते समय ही उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर सेल कंपोनेंट की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 रुपया है तो इनकी जो बिल्डिंग की SRA बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो 15-20 पैसे होती है। इतना बड़ा फर्क होता है। इनके यहाँ पर जो है हाई स्पीड एलिवेटर लगेंगे जर्मनी के, और उनके यहाँ पर इंडिया के जो सबसे थर्ड रेटेड एलिवेटर होंगे जो नीचे से ऊपर 10 माले तक जाने में 10 बार हाँफ जाएगी, वैसे लगे होते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, हम एक चीज़ बात करते, स्लम माफिया में बात कर रहे थे। स्लम माफिया के अलावा लास्ट टाइम ना आपने एक बात बताई थी जो हमारी आधी रह गई थी, वो है बार इकोनॉमी, बार माफिया। तो बार माफिया कितने करोड़ की इकोनॉमी थी? करीब करीब 1 लाख करोड़ की, सिर्फ बॉम्बे में। तो एक्सप्लेन, क्या इसके पार्ट से कैसे 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी, कहाँ से स्टार्ट हुआ बार माफिया? बार कल्चर का जो आरंभ है 1960 के दशक से शुरू होता है, करीब 62-64 के आसपास की बात है। मुंबई में नरीमन पॉइंट जो इलाका है, जो कि यहाँ का सबसे रिच एंड बेहतरीन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मेकर चैम्बर शायद 2 या 4 किसी में दूसरी मंजिल के ऊपर एक बार बना, क्या नाम? सोनिया महल। उसके 4 मालिक थे। उन चारों मालिकों का काम तो बड़ा अच्छा चल रहा था, चूँकि ऐसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बार है तो वहाँ पे बिजनेस भी अच्छा आ रहा है। लेकिन वो लोग देश दुनिया घूमते थे तो उनको एक दिन ऐसा लगा कि यार बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ रंग लाओ, इसमें कुछ मजा लाओ। तो उनको लगा कि यार इसमें अगर हम फीमेल वेट्रेसेस रखें तो हमारे यहाँ पे बिजनेस और बढ़ेगा। उनने फीमेल वेट्रेस रखी। फीमेल वेट्रेस के चक्कर में अपोजिट सेक्स वाला मामला आ जाता है तो अट्रैक्ट होकर के ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा चलने लगा। फिर उनको कहीं घूमते देखते हुए ये चीज़ समझ में आई कि अरे यार अगर यहाँ पे हम लोग म्यूज़िक रखेंगे तो और बढ़िया होगा। तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा भी रखना शुरू किया, लाइव बैंड आ गया, उससे और बिजनेस बढ़िया हो गया। क्योंकि आदमी शराब पीने जाता है तो वहाँ पे वो रिक्रिएशन के लिए जाता है बेसिकली, है ना, थोड़ा समय बिताने, थोड़ा फन के लिए। अब आपके पास फन के लिए शराब तो है लेकिन उससे जुड़े भी और चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा ग्लैमर भी ऐड हो गया था। अब इसमें म्यूज़िक ऐड हो गया तो अब आपका जो माइंड है वो उसको एक अलग वाइब्स मिल रही हैं आपके लिए। म्यूज़िक है बढ़िया, जो है फिल्मी नंबर्स बज रहे हैं, ठुमरी तो कोई वहाँ पर बजाएगा नहीं। जब ये चीज़ शुरू हुई तो उनको लगा कि यार अब इसके भी आगे और क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि डांसर लाओ, और डांसर आने लग गई, नाचने लग गई, उनके ऊपर लोग पैसा उड़ाने लग गए। तो उनको लगा कि यार साला ये इतना सारा पैसा लड़कियां कमा के ले जाती हैं, तो उसमें से कट अपने पास रखने लग गए। शराब खाना जितने पैसे का नहीं है उससे ज़्यादा पैसा जो है न्यौछावर में आने लग गया। कितना पैसा उड़ने लगा?
लाखों में, उस समय में मतलब दिन का 2-2 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता था सोनिया महल में। 60s में 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इस आज का मतलब 2 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया। जिस जमाने में बियर जो है वो 7 रुपए 6 रुपए की मिला करती थी, उस जमाने की बात है, ये 5 रुपए की मिलती थी। तो मतलब आपको उस समय में 1-2 लाख रुपया आ रहा है, इट इज अ ह्यूज मनी, वेरी बिग मनी। तो वो चीज़ शुरू हुई। अब जब वहाँ पे शराब भी है, शबाब भी है, कबाब भी है, पैसा भी है, तो गुंडे मवाली भी आने लगे। तब दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग की, आलमजेब, अमीरजादा, ये लोग सब यंग थे, साबिर वगैरह, ये लोग सब वहाँ पे जाया करते थे, एक दूसरे को देखा करते थे। कोंकणी मुसलमान और आपका पठान गैंग, इनके बीच में एक नेचुरल लड़ाई थी, एक झगड़ा था, और वो ये था कि हम यहाँ पहले से बैठे हैं, हम बाप हैं, और तुम साले कल के लौंडे हमारे इलाके पे कब्जा नहीं कर सकते। तो वो नाक की और इलाके की लड़ाई उन दोनों के बीच में शुरू हुई। साबिर बहुत ही समझदार, बहुत ही बिजनेसमैन किस्म का इंसान था, लड़ना मारना मरना ये वो सब, वो स्मगलिंग वाली रूट का लड़का था। दाऊद जो है ना बहुत एग्रेसिव था, उसको ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, वो तुरंत रिएक्ट करता था। इनके बीच में वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई सोनिया बार से, कि भाई ये लोग पैसे लुटा रहे हैं, दाऊद के पास में पैसे खत्म हो गए, तो वहाँ पे टॉन्ट मार दिया, बस क्या इतनी औकात है, आजा बैठ हमारे साथ, तेरे को पैसे देते हैं, उड़ा। ये उसको बर्दाश्त नहीं होता था, ईगो हर्ट हो रहा है, चाह रहे हैं साला अगले दिन ज़्यादा पैसा ला रहे हैं, कुछ भी करके किसी भी तरीके से। उनके पास में पैसे लाने के 100 तरीके थे, दाऊद और उनके ग्रुप के पास में नहीं थे उतने, इनके पास उतना स्टेबिलिटी नहीं थी, उतना नेटवर्क नहीं था, पैसे नहीं थे तो बड़े काम नहीं कर पाते थे। दाऊद और ये लोग जो है छोटे मोटे घड़ी की अल्टा पल्टी का काम करते थे, या 2 थान कपड़ा उठा करके ढोलकिया ब्रदर्स के यहाँ से ले जा करके मार्केट में बेचते थे, उससे जो पैसा आता था, मतलब इस तरह का छोटी मोटी छिनैती डकैती कर ली, यही सब चीज़ें उनकी चलती थी। इनके पास में साला अलग तरीके से पैसा आता था, स्मगलिंग का बड़ा पैसा आता था, और चरस और अफीम का बड़ा मतलब इनके पास में पैसा आता था, हफ्ता वसूली का पैसा आता था, तो इनका हाथ मजबूत होता था। दिलगुर्दा इनका बड़ा भाई था, ऊपर से पठान है, पठान होने का अपना रुआब और रुतबा है, तो वो दोनों चीज़ों के बीच में क्लैशेस होते हुए, और ये क्लैशेस ने फ्यूल किया यहाँ पर सोनिया महल ने। तो वो एक बार से 50 बार बने, 50 से 500 बार बने, और अगले 10 साल के अंदर मुंबई में कम से कम 2000 डांस बार बने। मतलब हर गली में, हर गली नुक्कड़ में, कहीं रेड रोज है, कहीं वाइट हॉर्स है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं टोपाज है। और एक वक्त ऐसा आया कि सोनिया महल तो मिट गया, लेकिन ग्रांट रोड का जो टोपाज बार है वो मुंबई का सबसे बड़ा डांस बार बना, जिसमें कि एट वन पॉइंट जो है वो 500 से 600 लड़कियां होती थीं, जिसमें से 200 300 लड़कियां फ्लोर पे हुआ करती थी। 3 मंजिल का बार होता था और अलग अलग फ्लोर हुआ करते थे, और उसमें कई प्राइवेट फ्लोर्स भी थे जिनमें मैं पहुंचा हूं और मैंने वो देखा है। और उसमें 8 बाई 10 के 10 बाई 12 के ऐसे कमरे हुआ करते थे, जिसमें चारों तरफ सोफे लगे होते थे, बीच में उनके सामने टेबल्स रहती थी जिस पे आपके लिए ड्रिंक्स एंड स्नैक्स सर्व होता है, और बीच में आपके लिए लड़कियां नाचती हैं। तो इस तरह की वो जगह थी, और बेहतरीन रक्कासाएँ, बेहतरीन खूबसूरत लड़कियां। पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसी खूबसूरत और ऐसी कमाल की डांसर लड़कियां नहीं मिलेंगी जो टोपाज में होती थी। ऐसे और भी कई बार्स थे, दादर में काफ़ी सारे थे, यहाँ तक कि मलाड में भी काफ़ी थे। तो किसका था टोपाज? 4 दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे, उन लोगों का था ये डांस बार। मतलब मुझे याद है अच्छी तरह से कि 93-94 में जब मैं विज़िट करने जाया करता था, तब वहाँ पर बियर जो है कुछ 400 या 500 रुपये की हुआ करती थी, जब बियर का दाम जो है शायद 30-40 रुपये हुआ करता था। वहाँ चाय 100 रुपये की थी, चाय भी 100 या 150 रुपये की थी, कॉफ़ी 200 रुपये की थी। क्यों ऐसे? क्योंकि डांस बार है,
हमारी मर्जी आएगी, हम उतना पैसा लेंगे आपसे, क्योंकि डिमांड है इतनी, डिमांड है। और ये लोग लाते कहाँ से थे ये सब डांसर्स एंड लोग, ये सब पूरे देश से, पूरे देश से। और ये लीगल बिजनेस था करना उस टाइम पे? उस वक्त लीगल था, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन इलीगल तब भी था, लेकिन सब चलता था। वो अपने बिल्डिंग प्रोमाइस के अंदर लड़कियां सप्लाई नहीं करते थे। बट इतनी लड़कियां तो कोई अपनी इच्छा से थोड़ी आके डांस करता होगा। इच्छा से कौन बुरा काम करना चाहता तो है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने के बाद में ये लड़कियां इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए वो काम करती रह जाती हैं। अंदर कैसे आती है? अंदर आने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वो हैं। इसमें ऐसा है कि एक जैसे मेरी एक किताब है अगले जन्म बेड़नी ना कीजो, तो उसमें उसकी जो कम्युनिटी की, बेड़िया कम्युनिटी की लड़कियां हैं, इनको इनके पिता, भाई, चाचा, रिश्तेदार जो हैं वही वहाँ की कुंवारी लड़कियों से वो प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। और उनके यहाँ पर नृत्य और संगीत की बड़ी प्राचीन परंपरा है। ये जो चीज़ है ये आज से नहीं है। जब ये आपके यहाँ पर ताजमहल बन रहा था उससे पहले की चीज़ें हैं, बताया तला से। हाँ, तो ये लड़कियाँ बहुत बड़े पैमाने पे आती हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे 3-4 और कम्युनिटीज़ हैं, उनकी लड़कियाँ भी आती हैं, जिसमें नट कम्युनिटी एक है, एक बांछड़ा कम्युनिटी है जो मध्य प्रदेश की है, अगर आपको मालूम हो तो, जो आपके रतलाम, जावरा से लेकर के और राजस्थान, नीमच, मंदसौर तक पूरा वो बेल्ट में है। तो ये सारी लड़कियां जो हैं ये आती हैं। एक तो दूसरा जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए छोटी बच्चियां लाई जाती हैं या बड़ी उम्र की भी लाई जाती हैं और उनको पहले प्रोस्टिट्यूशन में झोंका जाता है। कुछ उनसे वहाँ से बच करके निकल आती हैं तो वो यहाँ आ जाती हैं। कुछ गरीब परिवारों की लड़कियाँ जो हैं वो अपनी बेटियों को नाच गाना सिखा करके डांस बार में लाते हैं कि यहाँ से कमाएगी, लेकिन वो भी प्रोस्टिट्यूशन में उतर आती हैं कुछ समय के बाद में। कुछ जो मतलब ये पारिवारिक जो समस्याएं हैं, पैसों की कमी है, उसके कारण लड़कियाँ आती हैं। जो सबसे बड़ा बंच ऑफ गर्ल्स आया था डांस बार में, वो असल में आया था मिल मजदूरों के घरों की बेटियों, बहनों, महिलाओं का। और उन्हीं के बेटे बच्चों में से अधिकांश जो हैं वो अंडरवर्ल्ड में आए और शूटर बने या कुछ और काम किए उन्होंने। ये बहुत ही मतलब इस शहर का दुर्भाग्य है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई जिससे कि अंडरवर्ल्ड भी पनपा बड़ा हुआ और फ्लैश ट्रेड भी या वेश्यावृत्ति भी या डांस बार की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो भी इनके कारण खड़ी हुई, बड़ी हुई। तो आप जैसे टोपाज के बारे में बता रहे थे अब, तो टोपाज में ये पूरा चला करता था। टोपाज में एक जो बहुत मैंने कमाल की चीज़ और देखी थी, जो वहाँ पर एक निक्की जान नाम का हिजड़ा नाचता था और उसको बड़ा ऑस्पिशियस, बहुत सेक्रेड माना जाता था, बहुत ही पूजनीय उसको माना जाता था। ये था कि 3-4 बजे जब भी डांस बार इस दिन के लिए ओपन हो रहा है तो पहला नाच जो है, पहला पाँव जो है उसका लगता था फ्लोर पे, और तब सारी लड़कियां जो हैं फ्लोर के चारों तरफ दीवारों से सट के खड़ी रहती थी और पूजा होती थी पहले भगवान की। उसके बाद में ये पूजा करके और आरती ले कर के निक्की जान फ्लोर पे आती थी, पहला नाचती थी और उसको जो शेट्टी है वो पहली न्यौछावर उसको देता था। और वो न्यौछावर के बाद में जो है वो ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट होता था। लड़कियां फ्लोर पे नाचने के लिए आती थी, ग्राहक अंदर आया करते थे। ये वहाँ का रिचुअल था, तरीका था। तो ऐसे कैसे कि उसी जगह पे पूजा भी हो रही है और ये सब गंदा काम भी हो रहा है? अरे भाई, मर्डर करने के बाद में हमारे यहाँ के बंदे जो हैं वो भगवानों के दरबार में जा कर के और वो करके आते हैं कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा ये काम सफल रहेगा तो मैं आपको 1 लाख रुपया चढ़ाऊँगा। तो भगवान ने उसको क्या वो शक्ति दी है, या किसी मकबरे से या किसी औलिया ने या किसी की जो मज़ार है वहाँ से उनको शक्ति मिली है कि हाँ भैया जा तेरा काम सफल हो जाएगा, या उनको आशीर्वाद मिला? नहीं, श्रद्धा है उनकी। तो क्राइम करने वाले आदमी की अपनी श्रद्धा है। तो हर मंदिर मस्जिद में इसी तरीके से मज़ारों में यहाँ पे जितने क्रिमिनल हैं ये जा कर के पैसे चढ़ाते ही थे, चादरें चढ़ाते रहे हैं और फूल मालाएं चढ़ाते रहे हैं। तो ये उनकी श्रद्धा की बात है। आज भी आप डांस बार में जाइए, इलीगल चल रहे हैं ना, उनमें सब जगह पे मंदिर बने हुए हैं, हर एक उसमें। एंड ये जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे जितने आप बोले 2000 डांस बार थे, इसमें मैक्सिमम नॉर्थ इंडियंस के थे, साउथ इंडियंस के थे?
डांस बार के जो ओनर्स होते रहे हैं और ऑपरेट करते रहे हैं, उसमें ऑपरेशनल जो स्टाफ रहा है वो मोस्टली तो साउथ इंडियन होता था। क्यों? क्योंकि उस काम में वो माहिर हैं। होटल इंडस्ट्री के सबसे माहिर लोग जो है वो साउथ इंडियंस हैं। आज आप चले जाइए पूरे बॉम्बे में, इवन यहाँ तक कि आपको जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का भी फूड बेचने वाला आदमी मिलेगा वो कोई शेट्टी निकलेगा, कोई ये क्या बोलते हैं मराठी असल वड़ा पाव बेचने वाला आदमी भी मतलब आपको शेट्टी मिलेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि वो लोग उस काम में मास्टर हैं, उनको वो उस धंधे की समझ है, वो लोग बचपन से उस काम में होते हैं, तो उसकी सारी इकोनॉमी, उसकी सारी वर्कमैनशिप, उसकी सारी वो जो इन एंड आउट, ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन, येलो है, वो सब समझते हैं। तो अब जैसे ये इतने पावरफुल डांस बाज हैं, इतने पावरफुल ये लोग हैं, यहाँ पे इतने पावरफुल लोग आते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग आते थे, इन सब के लिए प्रॉबेबली ओनर को भी बहुत पावरफुल होना ज़रूरी होता होगा। ओनर के पास पैसा होता था, और पैसे से पावरफुल क्या हो सकता है बताइए? कोई है ऐसी चीज़? कोई शय और शक्ति नहीं है। तो धन फेंका और अपना काम कर लिया। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी बार्स में या तो पार्टनर रहे हैं या सीधे सीधे बार ओन करते रहे। 4 बार का मालिक तो हमारे यहाँ पर एक मुख्यमंत्री तक बन के गया। तो डांस बार की और इनकी जो कहानी है, दास्तानें हैं, वो बड़ी कमाल की हैं। यहाँ सत्ता से लेकर के शबाब तक और धन से लेकर के अंडरवर्ल्ड तक सब बिछते हुए देखा है मैंने। और इसके जैसी ब्लैक इकोनॉमी और इसके जैसी स्ट्रांग इकोनॉमी किसी और की नहीं देखी। यहाँ से जो हवाला चलता रहा है वो भी देखा है। कैसे? क्या भाई, इतना आप ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं तो हवाला की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। तो हजारों करोड़ का हवाला रोजाना होता रहा है। यहीं पर हमने क्रिकेट की मैच फिक्सिंग होते देखी है। दीपा बार तो इस काम के लिए बड़ा कुख्यात रहा ही है। वहाँ की जो डांस बार की एक लड़की थी जिसका नाम है तबस्सुम, वो इस काम में लिप्त पाई गई और बाद में उसको गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने, और लंबे समय तक वो केस वेस भी चलता रहा। अभी भी वो केसेस चालू हैं। उस लड़की ने लाखों करोड़ों कमाए इसी काम में। वो खुद न केवल सट्टा खेलने लगी थी बल्कि छोटी मोटी बुकी भी बन गई थी। और 7-8 उसमें जो है श्रीलंका के, भारत के, पाकिस्तान के, एक आध ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे क्रिकेटर्स के नाम भी उछल करके सामने आ गए थे कि ये लोग शामिल हैं। और इन लोगों को सबको हनी ट्रैप करवा करके और इन लोगों से ये सारा काम करवाया था। जो सट्टेबाज हैं उनका एक कार्टल है, उसने ये सब काम करवाया था। इनको रात में मस्तियाँ करवाने के लिए वहाँ ले जाते थे। जो लड़कियाँ पसंद आती थी उनके परोसा जाता था, और फिर उसकी जो तस्वीरें, वीडियोज़ हैं, उनके ज़रिए इन लोगों को ब्लैकमेल करके और मैच फिक्सिंग करवाई जाती थी। ये भी हमने वहाँ देखा है। तो कमिंग बैक टू सोनिया बार, टोपाज, वहाँ पे अब आप बोल रहे थे कि दाऊद इब्राहिम उस टाइम पे तो छोटा मोटा प्लेयर था, फिर वो कैसे कैसे पावरफुल बना, वो कैसे चीज़ें हुई कि फिर बार में उसने और ज़्यादा अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया है? दाऊद ने उसके बाद में बार्स पे अटैक नहीं किया। दाऊद और इन लोगों के बीच जो वहाँ से लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई तो बाद में सड़कों पे असल में लड़ी गई ना। उसके बाद पिस्तौलों और बंदूकों AK-47, 56 से लड़ी गई, वो चाकुओं और तलवारों, चॉपर से लड़ी गई। बारों के अंदर मारकुटाई हुई है, बाज़ दफ़ा मर्डर्स भी हुए हैं, है ना। लेकिन सिर्फ बारों में नहीं हुआ। असली लड़ाइयाँ तो स्ट्रीट फाइट ही हुई है। जैसे स्ट्रीट फाइट्स अदर कंट्रीज़ में भी माफिया में होती है, शिकागो में जिस तरीके से होती रही है, लॉस एंजल्स में होती रही है, वैसे हमारे यहाँ भी होती रही हैं बॉम्बे में। इसलिए बॉम्बे माफिया को माफिया कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। तो वो सारा हुआ है ना। यहाँ की कोर्ट्स में भी मर्डर हुए हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं, यहाँ के जेलों में भी मर्डर हुए हैं, गोलियाँ चली हैं। जैसे पिछले दिनों अबू सालेम के ऊपर तलोजा जेल में गोली चली थी। हालांकि उसके बारे में 2-3 अलग अलग बातें कही जाती हैं कि वो गोली क्यों चली, क्यों चलवाई गई। तो ऐसे बहुत सारे हैं। आपके OP सिंह का मर्डर करवा दिया जाता है पुणे जेल में, अपने लोगों को भेज के ECD के राव के जरिए। तो ये सारी हाँ लड़ाइयाँ चलती रही हैं। तो फिर उस बार इकोनॉमी का क्या हुआ? लाइक कहाँ गई वहाँ से चीज़ें, कहाँ पे आगे बढ़ी? वो बार इकोनॉमी
फ्लरिश होती रही। और सबसे ज़्यादा फ्लरिश मालूम है कब? एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई, जब इस देश में शेयर मार्केट में बूम आया। शेयर मार्केट के बूम ने असल में बार इकोनॉमी को फ्लरिश किया, उसको खड़ा किया। शेयर मार्केट में आदमी ने अंधा पैसा कमाना शुरू किया। हर्षद मेहता का जो काल है उस समय की बात कह रहा हूँ। और वहाँ का पैसा ले करके ये जो नियो रिच थे, नए नए लड़के बच्चे और नया नया पैसा कमाया हुआ, और वो ले करके डांस बार्स में पहुँचते थे। लड़कियाँ जो नोट उनको वो दिया करती मिला करता था, वो लड़कियां उसी नोट से उनका गाल सहला के निकल जाती थी। वो उतने में तो वो उनके साथ में सपनों में बिस्तर में पहुंच जाया करते थे। और फिर इन लड़कियों को पटा करके और अपने साथ रात ले जाने के लिए ये लोग उनके ऊपर हजारों लाखों फेंका करते थे। कोई ऐसा डॉन था जो इन सब में पड़ा ही नहीं, कभी बार डांसर वगैरह में नहीं घुसा? बार बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो डांस बार में और इसमें जाया नहीं करते थे। जैसे अरुण गवली का मैंने आज तक कभी नहीं सुना, अमर नाइक का मैंने कभी नहीं सुना, और भी काफ़ी सारे लोग रहे हैं कि मतलब उनका ऐसे कोई इंटरेस्ट लड़कियों में या उनमें नहीं रहा करता था। पहले का जो पुराना जो हमारा अंडरवर्ल्ड था ना, उसमें स्त्रियों का बहुत सम्मान था। और यदि किसी स्त्री के साथ में उनको वक्त बिताना है तो वो तभी उनके साथ में वक्त बिताया करते थे जब वो लड़की या महिला खुद चाहती हो। जोर जबरदस्ती करने का दौर नहीं था वो। तो जोर जबरदस्ती का कब दौर है? दाऊद एंड ग्रुप के आने के बाद। लेकिन तब भी ये था कि बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो जोर जबरदस्ती किया करते थे, भले ही वो दाऊद गैंग में क्यों ना हो। I've heard कि बार डांसर्स ही एक टाइम पर पुलिस या दूसरी गैंग वालों की खबरी बन जाती थी। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसा होता है कि लड़कियां तब तक किसी की खबरी नहीं बनती हैं, किसी के अगेंस्ट खबरी नहीं बनती हैं, जब तक कि उसके मन में प्रतिशोध लेने की भावना न जागे। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि या तो वो पुलिस के किसी ऐसे चक्कर में फंस जाए कि बाहर नहीं निकल पा रही है तो वो पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगे, है ना कोई मजबूरी होती है। तो ये चक्करों में होता है। और कोई भी लड़की किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वहां तक तो ठीक है। वो सबके बारे में अगर दे रही है तो फिर वो इन्फॉर्मर है ना, कि ये एक्स पर्सन आ जाया था, वाई पर्सन आ जाया था, वो फिर इस तारीख को आने की बात है, या सर वो अभी बैठा हुआ है आप आ जाओ, तो वहाँ से वो पिकअप करवा देती थी। लेकिन जिन लड़कियों के बारे में पता चल जाता था फिर वो मारी भी जाती थी, उनको बख्शा नहीं जाता था वो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का रूल है खबरी को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। तो वो लड़कियां भी मारी जाती थी। ऐसे कई लड़कियां मारी गई हैं। ऐसे किसी स्पेसिफिक इंसान के पीछे दो गैंग्स की लड़ाई हुई है कोई बड़ी? बार डांसर के पीछे, बार डांसर के पीछे लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दाऊद और ये दोनों मतलब जो हुए हैं, उसमें एक लड़की हुआ करती थी जिसको जो इन दोनों के पास से पैसा लिया करती थी, और दाऊद उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाने के लिए उसको पैसे दिया करता था। और ये बात अमीरजादा और आलमजेब को बड़ी अखरती थी, और उसके कारण उन दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ था। जैसे आपने बोला कि एक दिन में 2-2 लाख रुपए, आई एम श्योर वो बड़ा भी होगा एक टाइम पे, बहुत पैसे बढ़ गए होंगे। तो एक लड़की के ऊपर टोपाज बार में एक दिन के ऊपर तेलगी ने 85 लाख रुपए लुटाए थे, ये तो हमारी जानकारी में है। इसके ऊपर करीब करीब 80 लाख के आसपास एक बार में निक्की जान पे उड़ाए गए हैं, ये जानकारी मेरे पास है। निक्की जान का एक बहुत खूबसूरत मतलब उसका एक मैनरिज्म था या उसकी एक तरकीब थी जो मैंने अपनी आंख से देखी है। निक्की जान किसी व्यक्ति को टारगेट कर ले कि ये इसके पास पैसा है और इससे पैसे निकालने हैं, तो वो आएगी और उसका जो शराब का भरा हुआ गिलास है वो उठा करके और अपने माथे पे ऐसे रखेगी, और उसके बाद में वो फिरन लेना शुरू करेगी, जिसको चक्र कहते हैं, कथक की भाषा में फिरन कहा जाता है उसे। और हर फिरन पे सामने वाला जिसका शराब का गिलास है उसको 100 का एक नोट उड़ाना है, और वो एक वक्त में 400 500 फिरन कर लेती थी। दूसरा ये था कि उसको लोग ऑस्पिशियस मानते थे ना भाई। मैंने उसको अमीरों के घर में बच्चों के मुंडन के लिए, जन्म के लिए या विवाह के में आशीर्वाद देने के लिए उसको बुलाते हुए देखा है अमीरों को अपने घर शादी के मंडप में, और उसको 11-11 लाख रुपए, 21-21 लाख रुपए शगुन दे करके भेजते थे। वो साड़ियाँ देते थे उसको, गहने देते थे उसे। मतलब उसकी एक एक विजिट जो है वो
कई बार कई घरों में 50-50 लाख की होती थी। उसको इतना सम्मान मिलता था इसी समाज में। ये तेलगी वाला क्या एग्जाम्पल था? तेलगी उस वक्त तो बड़ा कमाल का, मतलब वो पैसा उसने कमा लिया था फेक स्टैम्प से। तो 85 लाख उड़ा दिए। 85 लाख उसने उड़ाए थे उस दिन वहाँ पे एक लड़की पे। और तेलगी के साथ में लेकिन एक कमाल की बात थी, सब उसको बहुत ही मतलब वो अलग तरीके से बोला करते थे उसके बारे में, ये सब बातें कि वो डांस बार में जाता है, लड़कियों के साथ में उसका रिश्ता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने एक चीज़ पाई कि उसे लड़कियों के जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये गजब की बात थी। वो जाता था, पैसे उड़ाता था, अपने श्रीमंत होने, अपने धनिक होने का मतलब दिखावा जरूर करता था, लेकिन लड़कियों को कभी गोद में नहीं बैठने देता था, न सार्वजनिक रूप से न एकांत में। ये गजब की एक चीज़ मैंने उसमें पाई थी, क्वालिटी। एंड फिर जो बार डांसर्स थे जिनके ऊपर इतना पैसा उड़ता था, जैसे निक्की जान, उनका क्या हुआ? निक्की जान अपने वक्त के हिसाब से बूढ़ी बूढ़ी हो गई, उसके बाद में वो आउट ऑफ प्रोफेशन हो गई। लेकिन उसने अपने अंडर में कुछ लड़कियां वगैरह ये वो तैयार कर ली थी, तो वो उन लोगों को वहाँ नचाती रही। इतने पैसे बने थे, इतने सारे लोग थे, ये सारे डांस बार्स, वो कहाँ गए? देखिए, जब डांस बार पे पाबंदी आई तो डांसर्स कहाँ गए? डांसर्स ने तो बहुत पैसे कमाए होंगे। डांस बार में काम करने वाली लड़कियां अपने जीवन काल में ठीक उसी तरह होती हैं जैसे फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां होती हैं, कॉल गर्ल्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। जब तक जवानी है तब तक कमाई है, जिस दिन जवानी खत्म हो जाती है, कमाई खत्म हो जाती है। तो जो समझदार लड़कियां होती हैं वो तो अपने लिए बिजनेसेस या कुछ ना कुछ सेटअप कर लेती हैं। जैसे बहुत सारी कॉल गर्ल्स और ये थी, क्या बोलते हैं, डांस बार की लड़कियां थी, उन्होंने फ्लैट खरीद लिए, दुकानें खरीद ली, उनके रेंट से उनका जो बुढ़ापा है वो बड़ा अच्छा कट रहा है। कुछ लड़कियां जो हैं उन लोगों ने अमीरों से शादियां कर ली, उनका बुढ़ापा अच्छा किसी ने कट रहा करी, किसी बड़े टाइकून से। बहुत सारी है, बहुत सारी हैं ऐसी लड़कियां। तो बहुत सारे होटल मालिक हैं, उन्होंने की है। उसमें से एक की तो कहानी ये रही है कि डांस बार की जो मालिक था उसने अपने ही डांस बार की लड़की से शादी की। अच्छी बात है तो। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात भी उससे एक जुड़ी कि उस लड़की को ये शक हो गया कि ये अपनी ही डांस बार की दूसरी लड़कियों से आज भी रिश्ता रखता है। तो अल्टीमेटली उसने 2-3 बंदों को हायर किया और उसका मर्डर करवाया। ये कहानी है उसमें। एक लड़की थी जिसने की ऐसे ही शादी की अपने ही बार ओनर से, और उसको शक हुआ कि ये वो कर रहा है। हाँ, वही उसी लड़की की जो बात कर रहा हूँ, 2-3 लोग जो हायर किए, इसने उसको जो है कोक में और शराब में थैलियम पिलाया 2-3 महीने तक, जिससे कि स्लो पॉइजनिंग से उसकी डेथ हुई। और उसने 2-3 लोगों को इस तरीके से प्लान करवाया कि घर में वो लोग लूटपाट के लिए घुसे और उन लोगों ने इसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसकी बॉडी पे इस तरह के सिम्टम्स आ गए थे थैलियम के, पॉइजनिंग के, जिससे कि पोस्टमार्टम करने वालों को समझ में आ गया था कि ये किलिंग नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग मर्डर है। और वो लड़की और वो सब लोग फिर अरेस्ट हुए थे। तो ये भी है। तो बहुत लोगों ने ऐसे शादियां करी, बहुत लोग हैं, बहुत हैं। एंड फिर ये सब चलता रहा, बढ़ता गया। 2005 में सब बंद हो गया, बैन हो गया। क्या हुआ उस पूरी इकोनॉमी का? इतना पैसा, इतने लोग, उस पूरी इंडस्ट्री का क्या हुआ? देखिए, अधिकांश लड़कियां तो जो बेरोजगार हो गई, उनमें से काफ़ी सारी तो प्रोस्टिट्यूशन में डायरेक्ट आ गई। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बेंगलोर चली गई, हैदराबाद चली गई, नेपाल के शहर काठमांडू चली गई, और पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता चली गई, और वहाँ के डांस बार में डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन गई वो प्रोस्टिट्यूट बन गई। 2005 में जो बंदी आई उसका नतीजा यहाँ की ये इकोनॉमी टूटना भले ही हुआ, लेकिन डांस बार बंद हो गया ऐसा नहीं हुआ। एक लंबी लीगल लड़ाई चलती रही, लेकिन ये इलीगल जो इकोनॉमी है ये बरकरार रही। 2000 बार बंद हुए, लेकिन 300-400 बार तो अभी भी चालू हैं। आज भी डांस बार चालू हैं। तो अब कैसे चलता है नेटवर्क? और अभी भी उतना ही पैसा चलता है? पैसा पहले अगर 10 रुपये रिश्वत चलती थी तो आज 50 रुपये चलती है। पर उड़ता पैसा आज भी उतना ही उड़ता है, इकोनॉमी वैसी चलती है? नहीं, उतनी बड़ी नहीं बची। अब जो है उतना बड़ा मतलब ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है उतना बड़ा नहीं बचा है, अब काफ़ी कम हो गया है।
क्योंकि अब पहले वो खुली तौर पे चल रहा था, अब वो अंडर बेनेथ है, छुपा हुआ है। तो दिन भर मतलब जैसे चला करता था वो चीज़ नहीं हो गई है। हर एक व्यक्ति को वहाँ पे अब एंट्री नहीं रह गई है। जिनको वो जानते हैं या जिन लोगों को जानते हैं उनके साथ आए हुए लोगों को ही वो एंट्री देंगे। और आप बाहर जाएंगे तो बाहर आपको ऑर्केस्ट्रा बार चलता दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो डिग्री ऑफ गर्ल्स, ब्यूटी ऑफ गर्ल्स, वो सब बढ़ता चला जाता है। तो वो आज भी चल रहा है। पुलिस को हफ्ता जाता है, पॉलिटिशियंस को हफ्ता जाता है, लोकल जर्नलिस्ट को जाता है, आरटीआई एक्टिविस्ट को जाता है, और बीएमसी वालों को जाता है, फायर ब्रिगेड वालों को जाता है। इस सिस्टम में जितने लोग हैं सबको वहाँ से हफ्ता आज भी जाता है। और ये इकोनॉमी आज भी एग्जिस्ट करती है। तब 1 लाख करोड़ की थी, आज 20,000 करोड़ की होगी, 10,000 करोड़ की होगी, लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट करती है। इसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का जो सबसे प्राचीन धंधा है वो वेश्यावृत्ति है, ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं। तो इसको कैसे रोकेंगे आप? बट अब क्या इसका कोई तो सोल्यूशन होगा? आज हम 2026 में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं स्लम माफिया जो आज भी चल रहा है, बार माफिया जो आज भी चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन जो आज भी चल रहा है। इसमें लोग, बहुत सारे मासूम भी फंसते होंगे, लोग उससे निकल भी नहीं पा रहे। तो कहीं तो समवेयर समबडी हैज़ टू स्टॉप ना। तो ये कैसे स्टॉप होगा? दुनिया के किसी भी कोने में वेश्यावृत्ति कभी भी बंद नहीं हो सकती। हमारे देश में तो इलीगल है, उसके बाद क्यों नहीं बंद होती? क्योंकि सेक्स जो है वो एक नेचुरल हंगर है, एक चाहे मर्द हो या औरत हो, जानवर हो या कोई भी हो। और उसको अगर आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो अलग तरीके से फिर सामने आती है। थोड़ा सा मैं बीते दिनों में आपको लेकर के जाना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ मुंबई में बड़े पैमाने पर एक और इकोनॉमी चला करती थी जिसका नाम था, वो भी ब्लैक इकोनॉमी थी, और वो थी वीडियो पार्लर इकोनॉमी, वीडियो पार्लर माफिया। पूरे मुंबई में करीब करीब मेरे हिसाब से उस समय में 5,000 से ज़्यादा वीडियो पार्लर चला करते थे, जिसमें एक टीवी के ऊपर VCR लगा करके लोगों को ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती थी। 1-1 घंटे के शो हुआ करते थे, 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक के टिकट लिए जाते थे। बाकायदा पुलिस और पॉलिटिशियंस की छत्र छाया में ये काम चला करता था। गोरेगांव के जिस फिल्म सिटी रोड जो थी, उस फिल्म सिटी रोड के ऊपर ही एक वक्त में 1 से 1 सटे हुए 3 वीडियो पार्लर चलते थे, और उसके आसपास में और 2 चलते थे। मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले में 5 वो चलते थे, जिसमें से 3 सटे हुए थे एक दूसरे से। ये शॉप, ये शॉप और ये शॉप, और तीनों का हर शो हाउसफुल होता था। 5 रुपये का टिकट, 10 रुपये का टिकट। मालाड में ऐसे 50 थे, ये सब वो सब थे। यहाँ पे पूरा जो गरीब तबका था हमारे यहाँ का, वो देखने के लिए जाया करता था, और उससे अपनी सेक्सुअल हंगर जो है वो सेटिस्फाई करके आ जाया करता था, और पुलिस को चलवाती थी। लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट भी होता था कि उससे जो उनके अंदर वो भावनाएं जो जागृत हो गई हैं, वो अराउज हो गया है आदमी, अब उसको वो अपनी सेक्सुअल हंगर जो है उसको कैटर करने के लिए वो कहाँ जाए? तो क्या तो वो वैश्याओं के पास जाता था। अगर वो देने के लिए पैसा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्तेजित हो रखा है, तो वो रास्ते में चलती भी किसी भी औरत का बलात्कार करता था। एक वक्त रहा है जब एंटॉप हिल एरिया में हर दिन जो है 5-10 बलात्कार हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त एंटॉप हिल में सबसे ज़्यादा ब्लू फिल्म वीडियो पार्लर्स हुआ करते थे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि समाज पे बंधन लाने के बदले में उसको एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर फैशन में उसको चलते रहने दिया जाए, ताकि जो सभ्य समाज है उसकी जो मतलब लोग हैं वो बचे रह सके। लेकिन जिनको कि इस तरीके से ला करके और बेचा जा रहा है, या जिनको कि इस्तेमाल किया जा रहा है वेश्यावृत्ति में, ये सब है, उनको बचाने की ज़रूर पूरी कोशिश होनी चाहिए। छोटी बच्चियों को अगर कोई चुरा करके ला रहा है, अगवा करके ला रहा है और उनको बेच रहा है ब्रॉथल्स में, और पुलिस को अगर ये चीज़ पता चल रही है या NGOs को पता चल रही है, निश्चित तौर पे उनको छुड़ा के बाहर निकालना चाहिए। ये उनका पहला और आखिरी फर्ज बनता है। तो आज की रियलिटी ये भी है, जहाँ अपना देश इतना आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर एक ये ब्लैक इकोनॉमी भी ऑपरेट हो रही है, सिर्फ हमारी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। USA वगैरह में ये सब चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने बहुत ओपन कर रखा है। एक वक्त था जब रशिया में तो बाकायदा जो है सबको ये मिला करता था, येलो कलर का एक हेल्थ कार्ड मिलता था, जिसमें उनकी हर साल हेल्थ 6 महीने में हेल्थ चेकअप होता था, और उन लोगों को मतलब बहुत इजी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए ओपनली वो रखा जाता था। हमारे यहाँ भी इंडिया में जो है वो हेल्थ कार्ड आज भी इशू होते हैं सब लड़कियों को। उनका भी हर साल जो है एक मेडिकल टेस्ट होता है, और हर लड़की जो है वो अपने ब्रॉथल में अपने पलंग के ऊपर वो कार्ड लगा करके रखती है, और आए हुए ग्राहक को बोलती है कि देख मेरे पास लाइसेंस है। वो लाइसेंस नहीं है बेसिकली, वो उसका हेल्थ कार्ड है कि यू आर क्लीन विद द STD एंड HIV। यानी सब मिले हुए अभी भी, हाँ पूरा सिस्टम। देखिए बिना मिली भगत के ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ब्लैक मनी, लस्ट फॉर द वुमन, दैट्स इट। 2 ही रीज़न है, तीसरा कोई कारण नहीं है। All right. Well, thank you so much, sir. Pleasure of mine. Thank you for coming here again and telling us reality जो आज भी चल रही इतने सालों से, और उनकी हिस्ट्री क्या है। यही सच है, यही समाज है। हमारे जैसे लोग बस उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं, जितना समाज तक पहुंच जाए। समाज उसको जितना अपने तरीके से आत्मावलोकन करके और उससे बचने की कोशिश करे, बेहतर। थैंक यू सो मच। कैसे सर? बस बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपसे मिल गई वापस। थैंक यू सो मच। आ जाओ। जेल दुनिया की क्राइम सिखाने वाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जो वहां एक बार पहुंच गया 95% चांसेस ये हैं कि वो कभी नहीं सुधरेगा। और किस लेवल के आदमी को उन्हें कहाँ पहुंचाना है, तब तक ये काम नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही वैल्यूबल और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, अभी कमेंट्स में मुझे बताओ कि इस एपिसोड से आपको क्या सीखने को मिला, और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जो आप चाहते हो जिनको हम इधर बुलाएं एंड उनसे हम इंसाइटफुल बातें करें, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट।